इसका इंस्टॉल है तो उसका आपको लास्ट में देखना। एक्टिवेट करो जो एक्टिवेट करने का कोड था, कि हमारे पास क्या था कि आपके पास किसी भी टाइप का डेटा आ सकता है। ये दिख रहा था कि आपके पास जो डेटा होगा अगर उसका आप स्कैटर प्लॉट बनाओगे तो उसमें क्या होगा कि आपको किसी भी टाइप का वेरिएबल पे दिख सकते हैं। इसमें कितने क्लास हैं, कितने लेवल्स हैं, कितने यूनिक लेवल्स हैं बता सकते हो? 2 है। तो मतलब ये क्या होगा कि मान लो जो हम लोग लोन वाले में कर रहे थे कि ये फ्रॉड है या नहीं है, वही केस लेके चलते हैं कि हमारे पास जो उन दोनों दो डेटा के बीच पे आप कर रहे थे, डिफाइन कर रहे थे, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से उसका स्कैटर प्लॉट बनाया तो दिख रहा था। अब हमें क्या करना था कि मशीन्स क्या करता है कि दोनों डेटा को क्या करता है, फिर क्या करता है, सेपरेट करता है। तो सेपरेट कैसे कर पाओगे, कौन से लाइन के बेस पे? या तो एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है, या तो क्या होगा एक कि आपका कर्व लाइन होगा। यही दो चीज हो सकती है, या तो फिर क्या होगा मल्टीपल लाइंस के थ्रू क्या कर सकते हो, चीजें सेपरेट रख सकते हो। तो यही चीज यहाँ पे दिख रहा था कि आप क्या कर सकते हो, एक लाइन के थ्रू कर सकते हो, या तो आप मल्टीपल लाइंस के थ्रू कर सकते हो, या तो क्या कर सकते हो आप कि उनको एक कर्व के थ्रू रख सकते हो, है ना? तो ये चीज सेग्रीगेट करने के लिए ये जो लाइन डिफाइन कर रहे थे वो कैसे डिफाइन होगा, क्योंकि हमने पता है कि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन क्या होता था, सिंपल अगर आप देखो तो एम एक्स प्लस सी सी, और चाहे सॉरी सी हमारा इंटरसेप्ट होता है, और इसको एम को बोलते हैं कॉफिशिएंट। ठीक है, ये याद रखना है कि जो हमारा सी होता है इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट क्या, जो वाई क्या होता है जहाँ पे एक्स हमारा 0 होता है। तो ये चीज क्या है, हमने अलग अलग मेथड के बेस पे क्या करें, सिर्फ पैटर्न बता रहे हैं कि कौन सा बेस्ट पैटर्न होगा। पैटर्न का मतलब क्या है, सिंपली कि कौन सा अच्छे से डेटा को सेग्रीगेट कर पा रहा है। जो अच्छे से सेग्रीगेट कर पाएगा वही हमारा क्या होगा, बेस्ट मॉडल होगा, है ना? तो सेग्रीगेट करने के लिए हम लाइन का भी यूज कर सकते हैं, कर्व का भी यूज कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग मल्टी लाइन का भी यूज करेंगे, है ना? और चूंकि ये क्या है 2D पे है, तो 2D पे अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, 3D पे भी देख लेते हैं। ऑनलाइन वाले कौन सा, ये आपको डिस्कॉर्ड पे मिल जाएगा सारा का सारा। बाकी अगर नहीं होगा तो एक बार मैं शेयर कर दूंगा लिंक। ठीक है, ये चीज था हमारे पास। क्योंकि अगर लाइंस के बेस पे सेपरेट होता तो हम लोग लीनियर का यूज कर पा रहे थे। अब हमारे पास ऐसा डेटा है जो लाइंस के बेस पे क्या हो रहा है, सेपरेट नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना होगा, नॉन लीनियर पे काम करना पड़ेगा। तो अब जितने भी मेथड देख रहे हैं वो सारा क्या है, नॉन लीनियर है, क्योंकि वो कभी भी एक सीधा लाइन नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा पैटर्न ही सीधे लाइन पे डिफाइन नहीं हो पा रहा है, इसलिए। तो जो भी आप देखोगे वो सारा क्या है, नॉन लीनियर है। ठीक है, अब नॉन लीनियर में हमने केएनएन का देखा था कल, है ना? केएनएन में आपको सिर्फ क्या बताना रहता था, पॉइंट्स, कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स के बेस पे क्या करना चाहते हो, डिफाइन करना चाहते हो। देन फिर हमने देखा था एक, इधर गया 22, ये गौशियन का। अगर आपके पास क्या था कि आप क्या करते हो, नई बायस के बेस पे भी देखते हो, वो नॉर्मली क्या करता है, प्रिडिक्शन के बेस पे करता है कि किसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ पे आ रही है, कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी इस क्लास के लिए आ रही है तो क्या करेगा, इस क्लास में दिखा देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी इस क्लास के आसपास ज्यादा आ रही है तो इसमें दिखा देगा। तो दोनों की क्या करता है, वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है। अब हम लोग जो आज देखेंगे वो क्या होगा, एसवीएम होगा। एसवीएम क्या होता है कि जो चीज आप 2D पे काम कर रहे हो उसको 3D पे देखोगे। ज्यादातर यही रहता है। 3D का मतलब क्या होता है कि जो 2 डायमेंशन में आपको नहीं पता चल पा रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा डायमेंशन बताओगे उतना ज्यादा क्या होता है, आपको क्लियर होता है डेटा के बारे में। तो वही चीज हम लोग इसमें भी करेंगे, कि जो 2D में नहीं हो पा रहा था अब हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेन पे काम करेंगे। पहले लाइन पे काम कर रहे थे, एक प्लेन पे काम करेंगे। प्लेन और लाइन में डिफरेंस क्या होता है, इसका इमेज, हाँ ये दिख रहा है कि अगर आप सिंपली क्या करते हो ना, एक पेज लेते हो और पेज में क्या करोगे, दो डेटा को सेपरेट करोगे। ठीक, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आपको क्या करना है, डेटा सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि अगर आप 2D पे देखोगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। एंड देन ये क्या होगा कि आप लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हो,
लेकिन यही चीज को अगर आप 3D में चेंज करते हो, मतलब 3 डायमेंशन से ऐड करते हो, हाइट विड्थ और ब्रेथ का, तो ये क्या होगा कि आप एक प्लेन के थ्रू क्या कर सकते हो, इजिली सेपरेट रख सकते हो। तो ये दोनों डिफरेंस आता है 2D और 3D पे। यही चीज काम करता है एसवीएम। अगर जो चीज अच्छे से सेपरेट नहीं हो पा रहा है 2D पे, 2D पे जो लाइन का इक्वेशन होता है ना, वही प्लेन का इक्वेशन होता है। ठीक है। वहां पे जो लाइन का इक्वेशन होगा, यहाँ पे प्लेन का इक्वेशन होगा, चेंज होगा बस। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे, मल्टीपल लाइंस क्रिएट करने के बाद ही क्या है, एक प्लेन बनता है ना। तो इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा चेंजेस होगा। तो ये आपको 3D और 2D का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा होगा। इसमें सिर्फ आप क्या ऐड कर रहे हो, फीचर्स। फीचर्स बेसिकली होते क्या थे, कॉलम्स। तो हमने एक और फीचर ऐड किया तो ये 3D में बन गया। तो ये क्या करो, और अच्छे से डेटा सेग्रीगेट करके दे रहा है ना। तो यही चीज इसमें हम लोग करेंगे। अब ये जो सेग्रीगेट होगा यहाँ पे, इसमें कॉन्सेप्ट आएंगे क्या क्या चीज। तो इसमें एसवीएम में सपोर्ट, वेक्टर, मशीन, तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, सपोर्ट का सिंपल मीनिंग क्या होता है, सहारा। किसके बेस पे, कि हमारा मॉडल का सपोर्ट कौन रहेगा। देन वेक्टर, वेक्टर किसको बोलते हैं, डेटा पॉइंट्स को, कि जो हमारा कौन कौन से डेटा पॉइंट होंगे जो उसको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। मशीन क्या होता है, कि वो चेक करेगा कि वो कौन से वैल्यूज हैं। तो ये हमारा सपोर्ट वेक्टर मशीन में चलेगा। देन इसके बेस पे क्या, डेटा पॉइंट्स बोलते हैं ना, 2D 3D वेक्टर्स। मतलब आप एक डेटा पॉइंट्स डिफाइन कर रहे हो, मैंने इसको डिफाइन किया। अगर सिंगल एक्स एक्सिस पे डिफाइन करें तो इसकी वैल्यू क्या होगी बता सकते हो, कि मैंने सिर्फ एक्स एक्सिस लिखा है। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 7 हो गया। अब बताओ कि इस एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट में कहाँ पे है ये। तो ये फोर्थ में, तो आप क्या बोलेगा, 4। तो ये डेटा पॉइंट हो गया। अगर मैं एक्स और वाई पे इस तरीके से ड्रॉ कर दूं कि अब हमारे पास क्या है, दो एक्सिस है, मतलब दो फीचर्स आ गए। तो क्या होगा, 4, और यहाँ पे मान लेते हैं 2 होगा। तो क्या बनेगा, 4,2 बनेगा, है ना। अगर यही चीज 3D में रहेगी तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स को ही तो बोल रहे हैं 2D। 2D ही तो कोऑर्डिनेट्स हैं। 3D भी हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स। अब 3D में क्या होगा, कि अब इसका भी एक वाई नंबर होगा, मतलब एक्स हमारा, वाई और जेड भी होगा। कि जिस तरीके से आपने क्या किया, पॉइंट बढ़ाया, तो इसका भी क्या होगा, जेड एक्सिस में कहीं ना कहीं स्पेस में नंबर होगा। कि मान लेते हैं उसका क्या होगा, 4 या 2 मान लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप क्या करते हैं, 4 एक्स एक्सिस में था, 2 वाई एक्सिस में था, और जेड हमारा 2 पे था। तो ये हमारा जेड एक्सिस पे था। तो जितने नंबर ऑफ फीचर्स ऐड करते जा रहे हो, उतने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स दिखते जा रहे हैं साथ में। इस तरीके से आप क्या करते हो, 4 कॉलम ऐड करोगे तो 4 इस तरीके से ऐड होंगे, 5 करोगे तो 5 हो गए, 6 होगा तो 6 होगा। और ये चीज जो ऐड करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, फीचर्स कहलाते थे। और उसी को हम लोग वेक्टर बोलते हैं, क्योंकि नंबर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मैथ्स में नंबर वेक्टर को क्या बोलते हैं, सॉरी, मल्टीपल नंबर्स को एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं। देन इसमें एक आएगा डिसीजन बाउंड्री, कि आपका जो डेटा सेपरेट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, है। देन इसी में क्या होता है कि सपोर्ट वेक्टर, हाइपर प्लेट या फिर हाइपर स्पेस क्या होता है वो देखेंगे। देन हमारे पास क्या होगा, ये वर्क कैसे करता है। देन इसमें क्या होता है, कर्नाल होते हैं। कर्नाल मतलब ये जो आपका सेपरेट वाला प्लेन बनेगा, वो जरूरी नहीं है कि हमेशा सेपरेट क्या करें, सेग्रीगेट कर दे सिर्फ प्लेन के बेस पे। आप क्या करते हो, अलग अलग चीजों के बेस पे भी कर सकते हो। देन हमारे पास एक मार्जिन होता है। मार्जिन का काम क्या होता था, हम्म, कि मार्जिन का मतलब होता है कि हाँ अप्रोक्स की इतना ऊपर नीचे जा सकता है ना। बोलते हैं कि 10 रुपए का मार्जिन, मतलब क्या हो गया, कि अप्रोक्स 10 रुपए आपका क्या होगा, प्रॉफिट हो सकता है। देन इसका क्या होगा, कि आप इसको मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हो, और बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज करोगे। तो इसमें जो आपका हाइपर प्लेन बनेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा, कि हमारे पास क्या है, कि वो जो फ्रॉड है या नहीं है, इस तरीके से लिख देते हैं। अब इसमें क्या होगा, कुछ इस तरीके से आप सेपरेट करोगे। सेपरेट करोगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके से सारा दिखेगा। तो जो हमारे पास ये डेटा पॉइंट्स होते हैं, आप यहाँ पे जो सेपरेट करने का एक लाइन बना रहे हो, वो बेस्ट लाइन होगा, कैसे पता चलेगा। क्योंकि हम लोग लीनियर रिग्रेशंस भी यूज कर रहे थे तो एक लाइन बना रहा था। अब वो लाइन बेस्ट है नहीं है कैसे पता चलेगा। हाँ, कि इधर से भी क्या होना चाहिए, सेम डिस्टेंस होना चाहिए इधर से भी। ये नहीं होना चाहिए कि इधर से ज्यादा हो जाए और इधर से कम, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, इजिली सेपरेट कर रहा है दोनों क्लास को। एक और लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी क्या कर रहा है, इजिली सपोर्ट कर रहा है। बट बेस्ट कौन सा लाइन होगा, तो ये मिडिल वाला होगा, है ना। तो ये मिडिल वाला लाइन जो क्रिएट होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, दोनों का डेटा पॉइंट्स आप देखोगे उसी के रिस्पेक्ट में होगा। तो जो हमारा डेटा पॉइंट होता है, जो लाइन को क्या करता है, क्रिएट करवाता है, ये वाला, ये जो हमारा क्या होता है, सेपरेट लाइन होगी।
उसको किसके बेस पे करेंगे हम लोग? तो कुछ ना कुछ डेटा पॉइंट्स लेंगे, और जो डेटा पॉइंट्स आप लोगे वही क्या कहलाएगा? सपोर्ट वेक्टर्स। किसके सपोर्ट में? तो डिसीजन बनाने के लिए। और वही हमारा क्या होता है? ये डिसीजन बाउंड्री हो गया। डिसीजन बाउंड्री बनाने के लिए हमने किस 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 डेटा का यूज किया? तो हमने ये 3 डेटा का यूज किया है, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में क्या है कि हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है दोनों तरफ से। अगर दोनों तरफ से मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है तो यही क्या होगा? सपोर्ट वेक्टर्स हो गए। ये समझ में आया? और सपोर्ट वेक्टर से ये कितने दूरी पे है, ये और ये कितने डिस्टेंस पे है। तो ये जो एक्चुअली में डिस्टेंस रहता है वही हमारा क्या आता है? हाइपर प्लेन होता है। कि ये फर्स्ट क्लास के लिए हाइपर प्लेन हो गया कि यहाँ के बाद क्या है? डेटा स्टार्ट है। फर्स्ट वाले का यहाँ के बाद क्या है? डेटा स्टार्ट, है ना? अब इसके बीच में जो डेटा है यही आपका क्या रहेगा? हाइपर प्लेन रहेगा। अब ये चीज आपको समझ में आए कि ये डिस्टेंस हमारा क्या रहेगा? मार्जिन रहेगा। और मार्जिन क्या होगा? कि जो हाइपर प्लेन के बीच का जो गैप रहेगा, ये जो डिस्टेंस होगा वही हमारा रहेगा। ये दिख रहा है? गैप बिटवीन डिसीजन बाउंड्री। डिसीजन बाउंड्री कौन सा है? तो ये वाला और ये वाला, एंड हाइपर प्लेन और ये वाला। तो यही चीज हमारा क्या हो गया? सपोर्ट वेक्टर मशीन्स। ये क्या कर रहा है? कुछ मैकेनिज्म के बेस पे सॉल्व कर रहा है। अब ये लाइन हमें कैसे क्रिएट होता होगा? क्योंकि जहां पे भी कुछ ना कुछ क्रिएट होता है, लाइन या फिर कुछ भी, आप डिसीजंस के बेस पे क्या करते हो? आप एक बाउंड्री क्रिएट करते हो तो उसका इक्वेशन बनता है। क्योंकि अभी हम लोग जितने भी देखेंगे ना, वो क्या है? इक्वेशन बेस होगा। जब डीप लर्निंग में जाओगे तो वहां पे क्या है? बिना इक्वेशन का है। क्योंकि हर एक चीज का इक्वेशन बनाना पॉसिबल नहीं होता है ना? तो इसीलिए क्या है कि वो डीप लर्निंग में क्या है कि विदाउट आप क्या करते हो? इक्वेशन के यूज करते हो। इसमें बेसिक इक्वेशन यूज होंगे, बट क्या है कि इस तरीके से हर एक फॉर्मूला के लिए अलग अलग नहीं होगा। तो ये हमारा बेसिक सपोर्ट वेक्टर का रहेगा। देन इसमें डिसीजन बाउंड्री क्या होता है आपको पता चल रहा है कि अगर आप 2D में देखोगे तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। और इसका कोई इक्वेशन होता है सेपरेट करने का? अगर इस लाइन को अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये लाइन ड्रॉ करने के लिए कुछ इक्वेशंस होगा? नहीं हो पाएगा पॉसिबल। तो हम इसको क्या करेंगे? एक और डायमेंशन ऐड करके देखेंगे, मतलब 3D में लाके देखेंगे। जैसे मैंने 3D में लाके देखा तो एक प्लेन बना सकते हैं। प्लेन का इक्वेशन होता है, क्योंकि जब भी आप 3D वाले चैप्टर में देखोगे ना, जिस तरीके से लाइन का इक्वेशन है उसी तरीके से प्लेन का इक्वेशन है। तो डायरेक्टली अगर आप प्लेन का इक्वेशन यूज करते हो तो क्या होगा? ये इजिली सेग्रीगेट कर पा रहा है रेड और ब्लू। तो मतलब ये हमारा क्या रहा है कि एक लेवल आगे बढ़ रहे हैं तो सॉल्व हो जा रहा है। तो यही चीज हमने यहाँ पे यूज किया है कि आप किस तरीके से क्या कर सकते हो? सेग्रीगेट कर सकते हो। कि एक और एग्जांपल यहाँ पे कि इस तरीके से आपका लाइन इक्वेशंस नहीं है। इस तरीके से लाइन इक्वेशंस नहीं होगा। अगर आप क्या करते हो? 3D में जाते हो तो ये क्या बना देता है आपके लिए? हाइपर प्लेन, बेस्ट हाइपर प्लेन होता है। तो इससे क्या होगा कि दो डिस्टिंक्ट वैल्यू आपस में सेग्रीगेट हो जाएंगे। देन इसमें सपोर्ट वेक्टर क्या था आपको पता चला? जो डेटा पॉइंट्स क्या होगा? इस सपोर्ट जो हमारे पास हाइपर प्लेन होगा उसका डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस जो होगा वही हमारा क्या रहेगा? सपोर्ट वेक्टर्स रहेंगे। दूसरा हमारे पास क्या रहेगा? हाइपर प्लेन। हाइपर प्लेन क्या होगा? ये जो आपको दिख रहा है। अगर 2D में देख रहे हो तो वो हाइपर प्लेन क्या कहलाता है? लाइन कहलाता है। अगर 3D में देखोगे तो क्या कहलाएगा? प्लेन कहलाएगा। 2D 3D इक्वेशंस दिखा देते हैं। इक्वेशंस यहाँ पे अच्छे से पेस्ट नहीं हुआ है तो इसका इक्वेशंस SVM इक्वेशन। ये रहा इक्वेशन। ये दिख रहा है? ये इक्वेशन किस तरीके से दिख रहा है बता सकते हो? ये इक्वेशन किस तरीके से दिख रहा है बता सकते हो? लाइन इक्वेशन की तरह दिख रहा है, बट क्या है कि यहाँ पे आपको W और T दिख रहा है और X दिख रहा है। तो इसमें क्या होगा कि आपके पास मल्टीपल वैल्यूज होंगे, इसलिए ये क्या हो गया? ट्रांसपोज हो रहा है। ट्रांसपोज होने के बाद हमने क्या किया? हाँ, हाँ, ये M, जैसे हमने बताया था ना, लाइन की इक्वेशंस को आप क्या क्या फॉर्म में डिनोट कर सकते हो? y = mx + c का रहेगा। दूसरा क्या रहेगा? W1 x + W0, ये भी फॉर्म में होगा। तीसरा क्या होगा? θ1 x + θ0। तो ये डिनोट करने का तरीका है। बाकी सारा क्या है? वाई ही है। तो यही चीज को हम क्या करें? डिनोट कर रहे हैं। और कहीं कहीं पे जो ये डब्ल्यू है ना, उसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? बी से भी करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे बी लिखा हुआ है और ये = 0 रखा हुआ है। तो यही हमारा क्या हो गया? हाइपर प्लेन का इक्वेशन हो गया।
अभी इक्वेशंस अगर आप देखोगे, ईच डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। डिस्टेंस किसका कैलकुलेट करेगा? आपका डेटा था, अगर मैं दिखा दूं यहाँ पे, कुछ इस तरीके से था। अब हमारे पास कुछ डेटा यहाँ पे भी है और कुछ डेटा यहाँ पे भी है ना। अब इसके बेस पे क्या करेगा कि इसका भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, इसका भी करेगा और इसका भी करेगा, और देखेगा कि ये बेस्ट लाइन है या नहीं। फिर अगेन क्या करेगा, इस तरीके से मल्टीपल लाइंस बनेंगे। अब इसमें से जिसका कम रहेगा डिस्टेंस, वही हमारा क्या बनेगा, बेस्ट बनेगा। तो वो चीज क्या करता है, इस इक्वेशन से होता है। ये क्या है, डिस्टेंस का इक्वेशन है। डिस्टेंस बन कैसे रहा है, तो अगर आप देखोगे तो सेम इक्वेशन यहाँ पे क्या है, फॉर्म हुआ है। और इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बेस पे, यूनिट वेक्टर होता क्या है, डायरेक्शन के बेस पे होता है कि वो डेटा किस डायरेक्शन में क्या है, कम है। तो आप क्या करते हो, वेक्टर का कॉन्सेप्ट आया किस लिए था मैथ्स में? स्केलर और वेक्टर अगर आप देखोगे ना, तो मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट होता है कि स्केलर का मतलब क्या हो गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड, मतलब एक नंबर होगा। और स्केलर का मतलब, ये क्या बोलते हैं, वेक्टर का मतलब क्या होता था कि नंबर के साथ आपको डायरेक्शंस मिलेंगे। डायरेक्शंस मीन्स कि जैसे आपने क्या बोला, 1 kg, तो ये केजी क्या कहलाएगा, उसका डायरेक्शंस कहलाएगा। 1 मीटर, तो इसका क्या कहलाएगा, वो उसका यूनिट कहलाएगा। तो वो चीज क्या होती है, यूनिट वेक्टर के बेस पे कैलकुलेट। डायरेक्शंस, डायरेक्शंस इसका मतलब क्या है कि उसका यूनिट, कि वो किसके बेस पे वो डिफाइन कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना 2 किलोमीटर से, ये क्या बोलते हैं, 2 किलोमीटर साउथ, तो डायरेक्शन के साथ दिखेगा आपको कि आप क्या जा रहे हो। कि मैंने बोला कि आपको क्या करना है, 20 किलोमीटर चलना है, तो आप किधर चलोगे, जहाँ चलना है। अगर मैं यही बोलूंगा साउथ, तो किस साइड पे चलोगे, साउथ साइड पे चलोगे। तो इसके साथ क्या होता है कि आप किस डायरेक्शंस पे हो, वो भी आपको पता चलता है, मैग्नीट्यूड, और उसी को हम लोग वेक्टर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। और वेक्टर सबसे ज्यादा काम कहाँ पे आता है, तो फिजिक्स में आता है। कि फिजिक्स में क्या होता है, मैग्नीट्यूड नंबर के साथ उसका डायरेक्शंस भी चाहिए। हाँ। अब हमें पता है क्लासिफिकेशंस यूज करते हैं। क्लासिफिकेशंस में क्या था, 2 क्लास थे, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, है ना। तो प्रिडिक्शंस क्या होगा कि अगर इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा है या फिर 0 है, तो उसको हम लोग इसको क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, 1। अगर उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से कम होगी, तो उसको क्या करेंगे, 0 ही रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये क्या था, इसका वाई प्रिडिक्शंस की वैल्यू थी। कि इस तरीके से वो कैलकुलेट होगा। ऑप्टिमाइजेशंस क्या होते थे, ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है कि जो एरर था उसको सबसे कम किया जाए। ये था ना, एरर को मिनिमाइज किया जाए। वही चीज यहाँ पे भी है कि आप क्या कर रहे हो, मिनिमाइज कर रहे हो अपने एरर को। और वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो डब्ल्यू और बी के रिस्पेक्ट में होगा। क्योंकि अगर लाइन इक्वेशंस में भी कर रहे थे, तो किसके रिस्पेक्ट में चेंज करके कर रहे थे एरर को, कम ज्यादा। उसमें भी क्या कर रहे थे, एम और सी को ही इधर उधर कर रहे थे, उसी के बेस पे हो रहा था ना। तो यही चीज यहाँ पे बता रहा है कि आप क्या कर सकते हो, डब्ल्यू और बी के बेस पे क्या कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो अपने इस पूरे इक्वेशन। देन ये क्लासिफायर के लिए भी यूज होगा। ये नहीं, बाकी मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। इसमें आता है डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑप्टिमाइजेशन कोड का। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। इसमें एक और चीज थी, कर्नाल्स। इसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा कर्नाल का। कर्नाल का मतलब होता है कि जो भी आप डिसीजन सरफेस बनाना चाहते हो, वो किस टाइप का बनेगा। वो स्क्वायर पे बनेगा, राउंड पे बनेगा, या फिर लाइन पे बनेगा। लाइन के लिए बाय डिफॉल्ट आपको पता है लीनियर होता है ना। अगर आपको लीनियर लाइन बनाना रहेगा, तो आप लीनियर लाइन बना सकते हो। अगर आपको प्लेन बनाना होगा, तो इस तरीके से प्लेन बना सकते हो। आरबीएफ के टाइप होंगे यहाँ पे नहीं है ना। उसका मैं एक बार, यहीं पे होगा टाइप्स का, टाइप्स ऑफ कर्नाल इमेजेस। ये
पहले एक मैंने ये सिंपल रखा है, इसमें बताओ इसमें क्या समझ में आ रहा है। हम्म, तीनों चारों सेपरेट ही हो रहा है, लेकिन अब सेपरेट जो हो रहा है वो देखो अलग अलग तरीके से शेप में हो रहा है। ठीक है, पहला जो सेपरेट करने का तरीका है वो डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन पे है, दिख रहा है कि तीनों डेटा को सेपरेट करना है तो स्ट्रेट लाइन से ही सेपरेट कर पा रहे हैं। और स्ट्रेट लाइन जहाँ पे क्रिएट होता है उसको क्या बोलते थे, लीनियर बोलते थे। तो ये लीनियर कर्नाल हो गया। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अलग अलग कर्नाल यूज कर सकते हो, मतलब अलग अलग इक्वेशन यूज कर सकते हो जिसके बेस पे क्या होगा, डिसीजन बाउंड्री बनेगी। तो पहला आप लीनियर रख सकते हो। तो जैसे आप लीनियर रखोगे ना तो ये क्या बन जाएगा, एसवीएम ही बन जाएगा हमारे पास, लीनियर रिग्रेशन बन जाएगा। ठीक है, अगर आप उसमें आरबीएफ रखते हो तो ये क्या करता है, सर्कल के बेस पे काम करता है। कि मतलब ये क्या करेगा, एक सर्कल के इक्वेशन के बेस पे काम करेगा। तो ये व्हाइट वाले का अलग सर्कल बना देगा, ये ब्लू वाले का अलग बना देगा, और ये ग्रीन वाले का अलग एक सर्कल बन जाएगा। तो आरबीएफ एल्गोरिदम क्या करता है कि अब वो सर्कल के बेस पे होगा, कि जहां जहां डेटा होगा उसके बेस पे क्या होगा, सर्कल बनेगी, डिसीजन बाउंड्री बनेगी। पॉलिनोमियल में आपको पता है लाइन थोड़ा क्या होगा, कर्व होगा बस, याद है ना। पॉलिनोमियल में क्या होता था, पॉलिनोमियल क्या होता था ये बताओ फिर सोच के। पॉलिनोमियल क्या होता था, पॉलिनोमियल अगर हिंट दे तो पावर, याद है, पावर के बेस पे बात करते थे कि अगर 2 है, 3 है, 4 है। पावर नहीं बोला। तो जब भी क्या होगा कि वैल्यू होगी, जैसे एक्स जो फीचर्स रहेगा ना आपका, अगर आप उसके फीचर्स बढ़ाते, फीचर्स में पावर बढ़ाते जाओगे तो लाइन क्या होगी, बैंड होते जाती है। एग्जाम्पल मैंने बताया था क्या, कि y इक्वल टू एक्स, इसका लाइन क्या बनेगा, बताओ हर्ष। y इक्वल टू एक्स का लाइन क्या बनेगा, कैसे पता चलेगा। कि अगर किसी भी इक्वेशंस का आपको क्या करना है ना, ड्रॉ करना है ना, तो आप क्या करते हो, कोई भी रैंडम वैल्यू रख सकते हो। तो x की वैल्यू मैंने क्या कर दी, 2 रख दी। y की वैल्यू कितनी आएगी इस इक्वेशंस में, 2 आएगी। देन मैंने 3, 4, 5 रख दी, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। अब एटलीस्ट लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने डेटा पॉइंट चाहिए, 2 चाहिए। अब इसको क्या करोगे, कोऑर्डिनेट में लेके जाओगे। तो एक 2 बाई 2 का यहाँ पे बनेगा, एक 5 बाई 5 का यहाँ पे बनेगा, मान लो। अब इन दोनों को क्या करोगे, मिलाओगे, तो ये क्या बनेगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये बता रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये हमेशा क्या बनाएगी, स्ट्रेट लाइन बनाएगी। अब यही चीज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखते हैं, ये लाइन कैसा बनेगा, x की वैल्यू हम रखते हैं 1 या फिर मानते हैं 2, तो y की वैल्यू कितनी होगी, अच्छा जी, स्क्वायर है। हाँ तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी इस इक्वेशन के बेस पे, देखो x की वैल्यू अभी, हम्म, अच्छा इधर ही दिखेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब x की वैल्यू हमने क्या रखी, 2 रखी, तो y कितना होगा, ये चीज तो बोल रहे थे। देन x की वैल्यू अगर आप क्या रखते हो, 3 रखते हो, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 9 आएगी। अगर 4 रखोगे तो 16, और अगर आप देखोगे 5 रखोगे तो 25। अब इसका एक लाइन ड्रॉ करके देखो तो कैसा ड्रॉ होगा, पक्का। हम्म? कि अगर आप क्या करते हो, यहाँ पे वैल्यू 2 लेते हो, इसकी कितनी आएगी, 4 आएगी, मतलब यहाँ पे जाएगा। अगर आप 2 लेते हो, इसकी वैल्यू कितने, 3 लेते हो तो कितना आएगा, 9 आएगा, मतलब यहाँ पे जा सकता है। अगर आप क्या करते हो, 4 लेते हो तो यहाँ पे क्या जाएगा, 16 जाएगा। और यहाँ पे क्या करते हो आप, 5 लेते हो तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 25 जाएगी। मतलब आप क्या करोगे, हाँ, इस तरीके से जाएगी, है ना। और क्यूब में क्या होगा, अगर x की वैल्यू मैंने -2 रखा तो y कितना आएगा, पक्का। क्योंकि आप किसी का भी पावर करते हो तो पॉजिटिव हो जाता है, याद है ना। तो अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव में भी रखोगे
तो वाई किधर जाएगा, पॉजिटिव ही जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, मतलब एक इस तरीके से यू टाइप का। तो जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है, हम्म, नहीं, यूनिवर्सल में हमारे पास कुछ ना कुछ पैटर्न है, जिसको आप क्या बोलते हैं, ट्रिगो बोलते हो ना। ट्रिगो बेसिकली है क्या, वो इसी तरीके का इक्वेशन है। हम्म, तो वो पैटर्न आपको डेटा के बेस पे मिलेगा। तो यूनिवर्सल में ये पैटर्न ना कॉमन है, जैसे साइन का, कॉस का, टेन का, यूनिवर्स में कॉमन है, इसलिए उसका हम लोग यूज करते हैं। जिसका पैटर्न कॉमन है उसका इक्वेशन है, जो पैटर्न कॉमन नहीं है उसका इक्वेशन ही नहीं है। सिंपल समझे। तो इसका पैटर्न आप कहीं हर जगह पे देखोगे, या तो फिर इस इक्वेशंस का आपने हर जगह पे देखा होगा इस तरीके का। कहाँ कहाँ दिखता है, जब भी आपका अर्थक्वेक आता है उस टाइम में दिखता है, या तो फिर हार्ट बीट पे रहता है। तो इस तरीके से ये जो फॉर्म बन रहा है, हाँ स्पाइस होती है, लेकिन आप क्या करते हो ना, हर एक पॉइंट को मिलाओगे ना, अगर स्मूथ करोगे तो इसी तरीके से आपको दिखेगा। ये सब तो ऊपर नीचे जाए, लेकिन रेंज के बेस पे रहता है। दूसरा हम लोग, हमारे पास क्या होता है, एक्सपोनेंशियल का भी होता है। एक्सपोनेंशियल होता क्या था, इस तरीके से जो बनता था, ई वाला 2.7, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोल्डन पैटर्न। ये चीज क्या मिलता है, हर एक नेचर में मिलता है। जितने भी फ्लावर्स रहेंगे, जितनी भी चीजें रहेंगे ना, उसमें अगर आप e टू द पावर 2.7 रखोगे और उसका पावर कुछ भी रखोगे, तो वो हमेशा गोल्डन पैटर्न बनाएगा। गोल्डन मतलब इस तरीके से पैटर्न बनेगा, इस तरीके से। एंड आप गुलाब भी बनाते थे तो इसी तरीके से बनाते थे। तो ये जो गुलाब बनता था या फिर जो भी फ्लावर्स के पैटर्न बनते थे, यही बेसिकली क्या था, ई का पावर एक्स होता था। समझे, इसी से वो क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया गया है कि यही हमारा गोल्डन पैटर्न है, जो हर एक नेचर पे मिलता है ज्यादातर। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसको रख लिया। इस तरीके से जितने भी मैथ्स में बने हैं ना, इसी तरीके से बनता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे मिलेगा। आरबीएफ क्या है, इसी तरीके से एक इक्वेशन है जो क्या करता है कि आपको जो भी इक्वेशन देगा वो क्या करेगा, एक राउंड पे देगा। इसी तरीके से पॉलिनोमियल में आप जितना पावर बढ़ाते जाओगे, ये कर्व उतना ही बेंड होते जाएगा इस तरीके से, कि जैसे जैसे आप क्या करोगे ना, इसका पावर 2 रखा है, 3 रखोगे ना, तो ये कर्व और बेंड होगा। 4 रखोगे तो और बेंड होगा, 5 रखोगे तो और बेंड होते जाएगा। समझे। तो ये कितना बैंड करना है वो क्या करते हो आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। तो ये चीज यहाँ पे दिख रहा है कि लाइन ही है, बट क्या है कि थोड़ा सा कर्व गया हुआ है ना। तो इसीलिए क्या है, ये पॉलिनोमियल है, कि ये यही चीज है, बट क्या पावर के बेस पे यहाँ पे। तीसरा हमारे पास है सिग्मोइड। सिग्मोइड क्या करता है, प्रोबेबिलिटी के बेस पे लाइन क्रिएट करता है, कि अगर इसकी प्रोबेबिलिटी ये है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ तक आ रही है तो इसकी वैल्यू ये आएगी। तो हमारे पास यहाँ पे देखोगे तो बेस्ट कौन सा आंसर, कौन सा करनाल है। और एक स्ट्रेट लाइन के बेस पे भी है, दूसरा आरबीएफ भी है। ये देखोगे क्या कर रहा है, इजिली सेग्रीगेट करके दे रहा है, कि जहां तक डेटा है ना उसी के बेस पे दे सकता है पैटर्न। तो इसमें ज्यादातर यूज होता है आपके पास आरबीएफ, क्योंकि लीनियर रहता है तो हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, मैंने बताया था, अगर लीनियर यूज कर रहे हो तो उसकी जगह पे आप क्या कर यूज कर सकते हैं, लीनियर रिग्रेशन डायरेक्टली यूज कर सकते हो। एसबीएम यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि लीनियर यूज नहीं करना है, मुझे क्या करना है, एसबीएम में ही लीनियर यूज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यही इक्वेशन वो बनाता है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता। एसबीएम में डिफरेंस आएगा बस उनके कर्नाल के बेस पे, कि आप जो कर्नाल यूज करोगे उसके बेस पे क्या होगा, पैटर्न वो रिकॉग्नाइज करेगा। और वो पैटर्न जो क्रिएट करेगा वही हमारा क्या होगा, प्लेन बनेगा यहाँ। यही चीज यहाँ पे भी हमने देखा, और किस तरीके से चीजें होंगी। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, आरबीएफ का यूज यहाँ पे हो रहा है, क्यों कर रहे होंगे, क्योंकि हमारा पैटर्न है वो सर्कल में है, कि अगर सर्कल लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, इसमें पैटर्न हम लोग कभी भी सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये पैटर्न सेपरेट करने का तरीका हो गया। इसी तरीके से हमारे पास और भी है, कि यहाँ पे भी क्या होगा, अलग अलग तरीके से आप क्या कर रहे हो, सेग्रीगेट कर पा रहे हो। तो यही चीज क्या होता है, कि आपके पैटर्न के बेस पे होता है, कि आपने पॉली का यूज किया तो थोड़ा सा लाइन क्या होगा, बैंड हो गया। यही चीज आपने क्या किया, आरबीएफ यूज किया है, तो सर्कल पे दिख रहा है कि हाँ इतना ही क्या था, येलो था, और यहाँ पे येलो था, तो दोनों का अलग सर्कल, और ये ब्लू वाले का एक अलग ही बाउंड्री बन गया है। तो इस तरीके से क्या करते हो, डेटा सेग्रीगेट करके रख सकते हो। अब इसमें एक चीज आती है मार्जिन का, मैंने बताया था कि हमें एक्चुअली कितना मार्जिन रखना होगा। कि यहाँ पे आपको डेटा इस तरीके से दिख रहा था, आप 100% क्या कर रहे हो, सेग्रीगेट कर पा रहे हो, लेकिन हर टाइम पॉसिबल हो पाएगा, कि अगर आपके पास क्या है, मल्टीपल डेटा है। जैसे यहीं पे ले लेते हो, ऊपर वाले में सबसे ऊपर में, अब यहाँ पे एक चीज दिख रहा होगा, कि आप हर एक डेटा पॉइंट्स को कभी भी सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, कुछ ना कुछ रेड पॉइंट क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है। दिख रहा है कि ब्लू वाले के साथ आपको मिक्स रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, होगा तब ना। ये तो फिर मैं क्या करता हूँ ना, कुछ अलग ही डेटा एक ले लेता हूँ।
हार्ड मार्जिन, सॉफ्ट मार्जिन, इसमें हमें डेटा भी मिल जाएगा। हेलो। बोलिए ना। यहाँ पे देखो, आपके पास क्या होगा, डेटा कुछ इस तरीके से भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है। अगर आपने जो लाइन ड्रॉ किया है उसमें क्या हो रहा है कि सभी डेटा क्या हो रहे हैं, इजिली सेपरेट हो पा रहे हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, डिसीजन बाउंड्री होगा। और इसमें आप क्या कर रहे हो, जो भी डेटा रख रहे हो वो स्ट्रिक्टली कर रहे हो क्या चीज पे, कि हर एक डेटा क्या होना चाहिए, हमारा सेपरेट होना चाहिए, कि हमारा कोई भी डेटा मिक्स नहीं होना चाहिए, है ना। अगर कोई भी डेटा मिक्स नहीं होगा तो क्या होगा, वो हार्ड मार्जिन होगा, मतलब इसके बीच में कोई भी डेटा नहीं है। सॉफ्ट मार्जिन में क्या होता है, सिंपली अगर आप देखोगे तो, कि आपके एक दो डेटा पॉइंट्स क्या होंगे, मिक्स हो सकते हैं। मिक्स इन द सेंस कि वो उसके अंदर आ सकते हैं, ताकि क्या हो, कि आपका एक्यूरेसी थोड़ा सा कम होगा, बट क्या होगा, वो बेटर होगा। क्यों? क्योंकि रियल वर्ल्ड डेटा में क्या होगा, कभी कभी क्या होता है कि आपके पास इधर भी आ सकता है, कि कुछ ऐसे भी कंडीशंस होते हैं जिसके बेस पे क्या होता है कि आपने सोचा भी नहीं होगा और वो काम हो जाता है ना। तो वो क्या हो गया, स्पेशल केस हो जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट मार्जिन। सॉफ्ट मार्जिन का सिंपली मतलब होता है कि आप कुछ डेटा पॉइंट्स को क्या कर सकते हो, रिलाई कर सकते हो, कि मिक्स हो सकता है या फिर क्या हो सकते हैं, वो चीज एक दूसरे पे आ सकती है। तो ये हमारा सॉफ्ट मार्जिन। सॉफ्ट मार्जिन क्यों? क्योंकि हमने कुछ डेटा पॉइंट को अलाउ किया है, किसके अंदर, डिसीजन बाउंड्री के अंदर। इसमें क्या है कि हमने एक भी डेटा पॉइंट को अलाउ नहीं किया है मार्जिन के अंदर, तो हमारा क्या हो गया, हार्ड मार्जिन हो जाएगा। तो हमारे लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, सॉफ्ट मार्जिन या हार्ड मार्जिन? क्योंकि रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि पॉसिबल नहीं कि हर एक पे पैटर्न लगे। वही चीज मैंने यहाँ पे दिखाया था। यहाँ पे देखोगे तो हर एक डेटा पॉइंट्स को अगर सेपरेट करना चाहोगे तो वो ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर वो करना चाहेंगे तो फिर क्या होता है, ओवरफिट हो जाता है मॉडल, कि वो क्या करेगा कि जो डेटा है उसी को रट लेगा, कि ये चीज होगा तभी ये आंसर आना चाहिए, ये चीज होगा तभी ये आंसर आना चाहिए। तो वो चीज हमें करना भी नहीं है, तो इसमें क्या होगा, हमें सॉफ्ट मार्जिन रखना। अब ये चीज कैसे डिफाइन करते हैं, कितना हार्ड मार्जिन, कैसे सॉफ्ट मार्जिन रखेंगे, तो इसमें भी क्या होगा, उसको डिफाइन करने के लिए एक पैरामीटर होगा जिसको बोलते हैं सी। आपके पास यहाँ पे होगा एक सी की वैल्यू, ये दिख रहा है, कि सी की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। और सी की वैल्यू कैसा होगा, तो 0 से 1 के बीच में रख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, अगर सी की वैल्यू क्या है, लार्जर है, तो ये क्या होगा कि मोर करेक्टली डिफाइन करेगा। मोर करेक्टली मतलब क्या हो गया, बहुत अच्छे से, मतलब क्या कर रहा है, वो अपने बाउंड्री में किसी को भी मिक्स नहीं होने दे रहा है, मतलब वो क्या हो गया, हार्ड मार्जिन हो गया। तो अगर सी की वैल्यू ज्यादा रखोगे तो वो क्या होगा, हार्ड मार्जिन बनता जाएगा। अगर सी की वैल्यू क्या करोगे, आप कम करोगे, तो क्या होगा, सॉफ्ट मार्जिन बनता जाएगा। ये समझ में आया? तो ये चीज हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, ये वाले से। और इसमें क्या आता है कि सम मिसक्लासिफिकेशन इज फेवर। फेवर का मतलब क्या हो गया, कि हम लोग उतना चल सकता है, कि इतने मिसक्लासीफाई हो रहे हैं एक दो पॉइंट्स, तो इतना चल सकता है। तो जैसे जैसे आप सी की वैल्यू क्या करोगे, डिक्रीज करोगे, वैसे वैसे क्या होगा, मिसक्लासिफिकेशन बढ़ता जाएगा। तो आपको कितना मिसक्लासिफिकेशन पे डेटा रखना है, वो क्या कर सकते हो, एक्यूरेसी पे डिपेंड रहेगा। कि अगर आप क्या करते हो कि थोड़ा सा रखते हो तो क्या होगा, कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप ज्यादा ही कर देते हो तो क्या होगा, बहुत ज्यादा ही गलत बताने लगेगा फिर। तो ये चीज हमारा सी से डिफाइन होता है। तो ये सी से हम क्या कर सकते हैं, इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अगर ये इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक ये हमारे पास पैरामीटर हो गया। और पैरामीटर हम लोग चेंज कर पा रहे हैं, यही हमारा क्या कहलाएगा, ट्यूनिंग होता था। तो ये हमारा क्या हो गया, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। आप क्या कर सकते हो, इसके बेस पे चीजें चेंज कर सकते हो। एक इनके बेस पे, दूसरा ये मॉडल के बेस पे, कि आपको कौन सा कर्नाल रखना है, कि लीनियर रखना है, पॉलिनोमियल रखना है, रेडियल रखना है, ये सिग्मॉइड रखना है। तो ये चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कॉम्बिनेशन के बेस पे। यहाँ पे भी आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। एंड 1 वर्सेस 1 और 1 वर्सेस रेस्ट का केस हमने बताया था लॉजिस्टिक में, याद है?
वन वर्सेस वन का मतलब क्या हो गया कि आपके पास बाइनरी क्लासिफिकेशन होगा तो उसमें काम चल जाएगा। बाइनरी का मतलब क्या हो गया कि आपके पास एक जीरो या वन होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, या फिर वो फ्रॉड है या नॉट फ्रॉड है, यही केस रहेगा। अब इसी में क्या होगा कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा आप चेक करते रहते हो, लेकिन यही चीज क्या रहता, 3 से 4 क्लास में बांटने थे कि ये हमारे पास क्या है, रिच है, मीडियम है या फिर पुअर है। तो आप कैसे इसको क्लासीफाई करोगे, प्रोबेबिलिटी के बेस पे। क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होगा, या तो हाँ या तो ना के बेस पे आता है, या तो आपके पास 2 नंबर में आएगा, या तो 90%। तो 90% मतलब क्या हो गया कि ये हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी है। तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 10% होगा। ऐसे ही डिफाइन करते थे। तो यहाँ पे भी हम लोग उसी के बेस पे बात करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि इसमें हमारे पास क्या होगा, 3 क्लास हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी दो को एक साथ रखना पड़ेगा और एक को अलग रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यही होता है वन वर्सेस रेस्ट, कि मैंने एक को अलग रखा, बाकी सबको क्या किया, एक अलग रखा, तो हमारे पास दो ही बन रहे हैं इस तरीके से। अब इन दोनों में जिसकी प्रोबेबिलिटी आएगी उसको हम लोग रखेंगे। और ये कॉम्बिनेशन कितना बनेगा, हर एक डेटा के लिए बनाएगा ये मत सोचना कि सिर्फ एक डेटा का कॉम्बिनेशन बनाएगा। एक डेटा का कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, अगर 3 क्लास है तो 3 कॉम्बिनेशन बनेगा। पहला क्या करेगा, जीरो को रखेगा इधर और वन टू को इधर रखेगा। देन दूसरे केस में क्या रखेगा, वन को इधर रखेगा और जीरो टू को इधर रखेगा। देन तीसरे केस में क्या रखेगा, टू को इधर रखेगा और जीरो वन को इधर रखेगा। इस तरीके से आपके पास जितना भी डेटा पॉइंट है सबका कॉम्बिनेशन ये चेक करेगा। इसीलिए ये क्या आता है, वन वर्सेस रेस्ट कहलाता है ये चीज। अब इसमें आता है व्हेन शुड वी यूज एसवीएम। एसवीएम में क्या होता है, डिस्टेंस के बेस पे और प्लेन के बेस पे कैलकुलेशन होता है। तो इसमें क्या होगा, कैलकुलेशन टाइम ज्यादा लगेगा। दूसरा, a million instance could be upper boundaries of training SVM geometric precisions का मतलब क्या था, प्रिसीजन का मतलब क्या था याद है, प्रिसीजन और रिकॉल क्या था। फॉर्मूला के बेस, ऐसे ही बोले तो टाइप वन एरर, टाइप टू एरर। कि जैसे मैंने अगर इनको थोड़ा सा हिंट के लिए याद रखना चाहो ना तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। इधर मैंने एक्चुअल दिया था, मतलब यही रियल था, और इधर से क्या था, प्रिडिक्टेड वाला था, तो इधर से प्रिसीजन बोल सकते हैं। और इधर से रियल था मतलब रिकॉल बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये केस बन रहा था ये रिकॉल का था, और ये जो केस बन रहा था वो क्या था, प्रिसीजन का था। तो ये प्रिसीजन और ये हमारा रिकॉल। और यहाँ पे कौन सा केस आता था, यहाँ पे कौन सा था सार्थक, कि यहाँ पे कौन सा केस आता था क्लासिफिकेशन रिपोर्ट में, फॉल्स पॉजिटिव आता था, है ना। और ये हमारा फॉल्स पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्चुअली में क्या था वो, ये दोनों के लिए ट्रू आता था पहला वाले में, फॉल्स मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, कि एक्चुअली में क्या था वो, सॉरी यहाँ पे क्या था, एक्चुअली में फॉल्स था, कि एक्चुअली में क्या था, पॉजिटिव था, और इसने क्या बताया, नेगेटिव बताया। सब नहीं, यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली में कि वो क्या था, ट्रू था, बट मशीन ने क्या बताया, फॉल्स पॉजिटिव है ये। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, फॉल्स पॉजिटिव, कि वो पॉजिटिव बता रहा है वो फॉल्स है, समझे। कि एक्चुअली में क्या था वो, फॉल्स ही था, लेकिन मशीन ने क्या बता दिया उसको, ट्रू बता दिया। तो मशीन की तरफ से क्या होगा, ये फॉल्स पॉजिटिव हो गया ना, कि पॉजिटिव बता रहा है मतलब वो फॉल्स पॉजिटिव है, समझे। इसी तरीके से इसमें क्या होगा, फॉल्स नेगेटिव, कि एक्चुअली में क्या था, ट्रू था, लेकिन मशीन ने क्या बताया, गलत बता दिया। तो इसीलिए बोलते हैं इसको फॉल्स नेगेटिव, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्शन सिस्टम बना रहे हैं, तो हमें उसी के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं यहाँ पे, समझे। तो ये हमारा एसवीएम के बेस पे था। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, एसवीएम क्लासिफायर होगा, अगर आप देखोगे तो
किधर गया SVM? यहाँ पे नहीं है। जैसे मैंने इसमें क्या यूज किया है, आयरिस डेटा का ही यूज किया है। आयरिस डेटा में क्या क्या था बता सकते हो? तीन क्लास थे हमारे पास। तो पहला हमने यहाँ पे यूज किया बाइनरी के लिए। बाइनरी के लिए यूज करोगे तो क्या होगा? 0 1 ले सकते हो। तो आपको कुछ इस तरीके से डिसीजन बाउंड्री पे बनेगा। ये हमने क्या किया, विजुअलाइजेशन क्रिएट किया और कुछ नहीं। हम्म, तो दिल्ली पुलिस में ही तैयारी कर रहे थे ना आप? बाकी आप क्या करते हो, मल्टीनोमियल पे जाते हो। इसमें क्या होगा, तीन टारगेट होंगे। अब इसमें हमारे पास जो भी वैल्यूज होंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसका अगर हम लोग कोड देखें, मेन रहता है कोड पे। कोड पे ये क्या है हमारे पास, सेम है। डेटा आपने क्या किया, एक्स वाई पे डिफाइन किया, देन ट्रेन किया है, स्प्लिट करिए, देन फिर हमने क्या किया, SVM यूज किया। SVM हमें कहाँ पे मिलता है, कि आप क्या जाते हो सपोर्ट वेक्टर पे। ये हमारा क्या है टाइप का, SVM। क्या आप क्या करते हो कि SQLM से SVM लेते हो, और SVM में कौन सा ले रहे हैं, SVC। SVC का मतलब क्या हो गया, क्योंकि मैंने बताया था क्लासिफायर, क्योंकि ये दोनों काम करता है, रिग्रेशन का भी काम करेगा और क्लासिफिकेशन का भी काम करेगा। तो उसमें से मुझे किसका चाहिए, क्लासिफिकेशन का चाहिए। तो हम क्या करते हैं, SVC लिखते हैं। अब इस SVC को हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं डिटेल से। SVC हमारे पास इसका ऑफिशियल साइट SQL। इस पे मेन होता है पैरामीटर्स। सी पैरामीटर हमने बताया था क्या होता था, कि आप हार्ड मार्जिन कितना रखना चाहते हो, सॉफ्ट मार्जिन कितना रखना चाहते हो। तो डिफॉल्ट वैल्यू 1 है, आप इसको चेंज कर सकते हो। दूसरा कर्नाल, कर्नाल आप क्या रखना चाहते हो। अगर आप इसी के अंदर पॉलिनोमियल यूज करना चाहते हो तो पॉलिनोमियल के लिए क्या होता था, डिग्री। डिग्री का मतलब क्या हो गया, पावर, कि हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है? तो ये चीज आप क्या करते हो, यूज करते हो। कि आप एक सी का ज्यादातर यूज करोगे इसमें, एक कर्नाल। कर्नाल में मैंने बताया क्या 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 बताया था, एक लीनियर होता है जो लीनियर रिग्रेशन की तरह काम करेगा। एक पॉली होता है जो क्या करेगा, थोड़ा सा कर्व करेगा। RBF होता है क्या करेगा, राउंड करेगा। और सिग्मॉइड क्या होगा हमारे पास, प्रोबेबिलिटी के बेस पे बताएगा कि जो भी लाइन क्रिएट होगा हर एक की प्रोबेबिलिटी के बेस पे क्रिएट होगा। और एक प्री कंप्यूटेड होता है, इसका मतलब क्या हो गया, कि जो बेस्ट होगा वो आपके लिए दे देगा। कि आपको कुछ भी नहीं लिखते हो तो प्री कंप्यूटेड आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हो। बाकी डिग्री आपको पता है, पॉली के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डिग्री का यूज। बाकी स्केलिंग ये छोड़ देंगे अभी। इसमें और एक चीज, एक होता है वर्बोस। वर्बोस का काम क्या होता है, कि जो भी अंदर कैलकुलेशन हो रहा है उसके स्टेप को अगर आप देखना चाहो तो वर्बोस इक्वल टू ट्रू कर सकते हो। ट्रू कर सकते हो या तो फिर 0 1 2 रख सकते हैं। बाकी जो भी डिसीजन बाउंड्री का सेप होगा, आप 1 वर्सेस 1 भी रख सकते हो और 1 वर्सेस रेस्ट भी रख सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट जो रहता है वो क्या रहता है, 1 वर्सेस रेस्ट। बाकी एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स होते क्या थे, याद होगा तो, वो एट्रीब्यूट्स थे जब हम लोग बुक का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग ने पढ़ा था एट्रीब्यूट्स। जो क्लास के अंदर वेरिएबल डिफाइन करते हो उसको क्या बोलते थे, तो वही एट्रीब्यूट्स होते थे। जैसे क्या लिखते थे, डेटा डॉट सेप। तो सेप क्या करता था आपके लिए, क्योंकि उसमें कोई भी फंक्शंस नहीं लगाते थे ना, तो वो क्या करता था, रिटर्न करके दे देता था नंबर। मतलब एक वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। तो वो एट्रीब्यूट्स हो गए। अगर आपको देखना है कि इसमें कितने क्लास है तो कौन सा एट्रीब्यूट यूज करोगे, क्लासेस अंडरस्कोर। तो ये क्या करके देगा कि उसके अंदर कितने क्लासेस हैं, कि किसका कितना वेटेज है, वो डुअल कोफिशिएंट, नंबर ऑफ फीचर्स कितने हैं आपको वो देखना रहेगा, तो वो आप देख सकते हो। फीचर्स के नेम एक्चुअली में क्या है वो देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हो। इटरेशंस मतलब जो भी प्रॉब्लम ये सॉल्व किया, कितना इटरेशंस लिए, मतलब कितने बार इन्होंने मॉडल बनाया था बेस्ट लाइन के लिए, तो वो आप देख सकते हो। सपोर्ट्स, सपोर्ट्स क्या थे, कि जो वेक्टर थे, कौन कौन सा वेक्टर थे जो उसको सपोर्ट कर रहा है लाइन को, वो अगर देखना चाहो तो वो देख सकते हो सपोर्ट वेक्टर से। तो
तो ये क्या है कि इनके एट्रीब्यूट्स हैं। बाकी यहाँ पे क्या है कि वही एग्जाम्पल का कोड है, वो जो हमने दिखाया है यहाँ पे। आप क्या करते हो, एसबीसी लेते हो और इसमें से क्या करते हो, एसबीसी पास करते हो। अब इसी के बेस पे क्या करते हैं, प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या होगा कि आपके पास, इस पे मैंने एक रखा था मॉडल, सुपरवाइज का क्लासिफिकेशन मॉडल्स, तो मैंने एक जगह पे सारा आज करके रख दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि सुपरवाइज लर्निंग के लिए क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप क्या क्या यूज करते हो। पहला, लॉजिस्टिक यूज करते थे, तो उसके क्या मिलेंगे आपको, डिफिनेशंस, बेसिक कोड, इंट्यूशंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यूज केस, और कब आपको यूज करना चाहिए और उसका लिमिटेशंस क्या है। ये क्या होगा आपके लिए इजी पड़ेगा। इसी तरीके से हमने कैनन का भी देखा था। देन डिसीजन ट्री आप लोग अभी हम लोग देखेंगे नहीं है। इसके बाद हमने एसवीएम का देखा, एसवीएम ये रहा। तो आपको यहाँ पे एसवीएम का दिखेगा, ये दिख रहा है। देन उसका इंट्यूशन क्या था वो चीज दिखेगा। एडवांटेज क्या है कि वर्क वेल करता है किसमें, हायर डायमेंशन में, अगर आपके पास क्या है ज्यादा वैल्यू है तो। लेकिन ये क्या है, डिसएडवांटेज इसका क्या मिलेगा कि ये क्या होता है, स्लो हो जाता है लार्ज डेटा के लिए। और हार्ड क्या होता है, फाइन ट्यूनिंग के लिए, कि आप सी की वैल्यू क्या रख सकते हो आपको पता नहीं चल पाता है। तो इसमें क्या होगा, फाइन ट्यूनिंग हार्ड होती है। ये ज्यादातर कहाँ पे यूज होता है, तो इमेज क्लासिफिकेशन के लिए और टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो स्मॉल और मीडियम डेटा सेट्स पे आप यूज कर सकते हैं। और इसका क्या है, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज को स्केल करना, उसका मीनिंग क्या होता है। स्केलिंग का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, उसी चीज को इंक्रीज करते जाते हो, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि मेरा बिजनेस स्केल कर रहा है, उसका मतलब क्या हो गया, हाँ ग्रो कर रहा है। तो वही चीज क्या होगा कि एक टाइम के बाद ये क्या होगा, ग्रो नहीं कर पाएगा। मतलब इसका क्या होगा, लिमिटेशंस बहुत ज्यादा आ जाएंगी, तो आपका डेटा क्या होगा एक टाइम के बाद फेल होने लगेगा। तो फिर आप क्या यूज करोगे, तो दूसरा क्या मॉडल पे स्विच हो जाओ। तो इससे बेटर फिर आपको क्या मिलता है, डिसीजन ट्री मिलता है। बाकी नई बेस पे हमने देखा था। देन इसके बाद आपका क्या रहता था, डिसीजन ट्री पे। डिसीजन ट्री होता क्या था, नाम से कुछ याद आ रहा है, कि आप क्या करते हो, ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स फ्लो। हाँ, जो आपके पास ब्रांचेस वाला था, डिसीजन ट्री। अगर आप देखोगे कुछ इस तरीके से, एमएल वाला। यहाँ पे एक एग्जांपल यही है, तो इसी को दिखा देते हैं। और भी एग्जांपल बढ़िया रहेगा तो उसको भी, बाकी ये सारा चीज अभी अप्लाई भी करेंगे हम लोग। इस पे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आप क्या कर रहे हो। कि आपको देखना है कि वो स्मोकर है या नहीं है, तो कैसे पता चलेगा। या फिर क्या कर सकते हो कि आपको कुछ प्रिडिक्शंस करना है। उसके बेस पे क्या है कि हमारे पास तीन चार कॉलम है इस तरीके से। तो पहले कॉलम में क्या है, स्मोकर है। दूसरे कॉलम में क्या है, वेट्स है। तीसरे कॉलम में क्या है कि हमारे पास ड्रिंकर है। अब इसके बेस पे क्या है कि आपको बताना है कि ये व्यक्ति बीमार पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता, या फिर कुछ भी आपको क्या करना है, प्रेडिक्शंस करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है, तो हम क्या करें, रेंडमली कुछ भी प्रेडिक्ट करवा रहे हैं। तो आप क्या करोगे, रेंडमली कोई भी एक कॉलम लोगे। अब उसमें से क्या करोगे, चेक करोगे कि वो स्मोकर है या नहीं है। अगर वो स्मोकर नहीं है, मतलब क्या है, सॉरी, वो अगर स्मोकर है तो ज्यादा चांस क्या है। हम्म जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन आपको करना है, वो करना है ये ओल्ड है या फिर यंग है। इधर देखो हर्ष, आपको यहाँ पे प्रिडिक्शंस करना है कि इसके बेस पे आपको बताना है कि वो ओल्ड है या यंग है। समझे कैसे पता चल रहा है, तो हमें लास्ट, हमारे पास क्या है ना, ये फीचर्स हैं कि आपको दिया गया है कि वो स्मोक करता है या नहीं करता है, दूसरा वो ड्रिंक करता है या नहीं करता है, और उसका एक वेट दिया हुआ है। ये तीन कॉलम आपको गिवन है। अब इसके बेस पे बताना है कि वो यंग है या फिर ओल्ड है। समझ में आया क्वेश्चन। जो भी है अब आप देखोगे। तो आए,
कि पहला आप देखोगे उस, ये आपके पास गिवन होगा स्टार्टिंग में। ये जो डिसीजन बाउंड्री आप बनाओगे ना, स्टार्टिंग में क्या होगा, ट्रेन करते हैं अगर याद होगा तो। ट्रेन का मतलब क्या होगा, वो डेटा आपके पास गिवन है। अब उसके बेस पे वो एक पैटर्न देख लेगा कि ये स्मोकर में यस कब बोल रहे हैं, जब इसकी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी वाले नंबर आएंगे। समझे? ये ऐसे ही यस नहीं बोलेगा, इसमें क्या होगा, कुछ नंबर आएंगे, और वो नंबर क्या होगा, वो हम लोग ट्रेनिंग के टाइम में डिफाइन हो जाता है कि जो भी आपके पास ट्रेनिंग में डेटा होगा ना, उसके बेस पे ये नंबर यहाँ पे डिफाइन होगा, तभी यो यस होगा और नो होगा। ठीक है? अब वो कैसे कैलकुलेट होता है वो भी हम लोग देखेंगे। जैसे इसने क्या किया, एक कॉलम उठाया, ये स्मोकर वाला। अब इसमें क्या रहेगा कि ये स्मोकर है या नहीं है। अगर है तो क्या बोल देंगे, वो यंग है, कि इसका मतलब क्या है कि वो यंग है। अगर स्मोकर नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, दूसरे कॉलम में चेक करेंगे। दूसरे में क्या देखेंगे कि वो ड्रिंक करता है या नहीं करता है। अगर वो करता है तो फिर हम क्या करेंगे, उसके वेट पे देखेंगे। एंड देन वेट पे क्या है कि अगर वो 90 से ज्यादा है तो हम लोग क्या बोल देंगे, ओल्ड। अगर वो 90 से कम है तो क्या बोल देंगे, यंग। और अगर वो ड्रिंक नहीं करता है तो इसका मतलब क्या हो गया, वो ओल्ड है। हम्म, मैं समझ गया। ये वाला, कि जैसे आपने क्या किया ना, ड्रिंकर वाला अगर मैं डेटा ही, एक डमी डेटा ही क्रिएट कर देता हूँ आपके लिए। एक स्मोकर वाला होगा, इसमें क्या होगा कि 0 1 1 0 1, इस तरीके से होगा। क्योंकि इसमें क्या है कि सारे में बाइनरी है अभी फिलहाल के लिए। दूसरे में क्या है, दूसरे कॉलम में ड्रिंक वाला है, इसमें क्या है कि 1 0 1 0। तीसरा कॉलम में क्या होगा हमारे पास, वेट होगा। वेट में क्या होगा कि वैल्यू होगा, कि मान लो इसकी 80 है, इसकी 90 है, इसकी 95 है, इसकी 70 है, इसकी 30 है। एंड देन इसके बेस पे आपके पास क्या होगा, ये गिवन होगा। तो ये हमारे पास क्या था, 0 है। 0 मतलब नो स्मोकिंग। देन हमने क्या किया, ड्रिंक। और ये चीज आपको फर्स्ट टाइम में गिवन होगा। ड्रिंक में क्या है कि वो ड्रिंकिंग करता है, तो फिर हम लोग वेट चेक करते हैं, अगर वो ये तो ये। इस तरीके से यंग, ओल्ड, मतलब अभी हम रेंडमली लिख रहे हैं। बट ये क्या होगा कि फर्स्ट टाइम में आपके पास क्या रहेगा, एक्यूरेट डेटा रहेगा, क्योंकि इसी के बेस पे क्या करोगे, ट्रेनिंग कराओगे ना। क्योंकि इसी के बेस पे क्या होगा, वो पैटर्न फाइंड करेगा। तो ये चीज। हम्म, हाँ। तो वो डिसीजन आपके पास एक ही बार में आ जाएगा। और वो कैसे पता चलता है कि स्मोकर में अगर एक ही बार चेक करना है, कि वो मोस्ट ऑफ द डेटा क्या होगा ना, कि अगर स्मोकर है तो वो यंग लिखा हुआ यहाँ पे दिखेगा उसको, कि जो स्मोकर वाला है ना, वहां पे क्या होगा, ये यंग हो। कि जहां जहां स्मोकर है उसके चांसेस क्या है, यंग होने के ज्यादा है। वो यहाँ पे आपको दिखता है। ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है ना, गिनी होता है, आप बोल सकते हो उसको इंट्रोपी। हम लोग उसका इंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं। इंट्रोपी मतलब प्रोबेबिलिटी, कि इस अगर हम स्मोकर को ले रहे हैं तो यंग होने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है। तो अगर इसकी यंग होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है तो मतलब इसी का चांसेस ज्यादा होगा। हम्म, क्या चीज पे? हाँ। तो अगर ये चीज होगी तो उसमें क्या होगा कि आपका प्रेडिक्शंस की एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली कम होगी। तो ये आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि जहाँ पे हमारे पास 90% आ रहा था, इसके बेस पे करोगे तो हो सकता है 80% आए। या तो ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे 90 था, वो हमारा बेस्ट क्लासीफाई करके क्या कर रहा हूँ, 95 कर दे रहा हूँ। क्योंकि इसमें एक और भी कॉन्सेप्ट रहता है कि कौन सा कॉलम सबसे पहले ले, ये भी तो डिफाइन कर सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बेस्ट कॉलम है जो अच्छे से डिफाइन करेगा ज्यादा से ज्यादा डेटा को, कि इसमें से कौन सा कॉलम है जो सबसे ज्यादा डेटा को एक ही बार में सेग्रीगेट कर सकता है, उसको पहले रखेंगे तो काम बन सकता है। कि जो ज्यादा डेटा को क्या करेगा, सेग्रीगेट करेगा, वही हमारा क्या होगा, पहला कॉलम बनेगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग डिसीजंस बनाएंगे। ये चीज आपके पास क्या होता है, डिसीजन ट्री के बेस पे होता है। अगर आपको ये देखोगे तो ये क्या है, ट्री टाइप का स्ट्रक्चर है ना। और हर एक पॉइंट में क्या करें हम लोग, डिसीजन ही ले रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, डिसीजन ट्री। अब इसमें पहला कॉलम कौन सा आएगा, स्मोकर की ही क्यों आया, दूसरा ये क्या है, ड्रिंकर क्यों नहीं आया, वेट क्यों नहीं आया, ये भी तो हो सकता था, है ना। तो ये चीज जो कैलकुलेट होती है वो होती है इसकी प्योरिटी के बेस पे। प्योरिटी का मतलब क्या हो गया, कौन कॉलम सबसे पहले सबसे ज्यादा डेटा को अच्छे से सेग्रीगेट कर पा रहा है। कि मान लो आपने स्मोकर यूज किया, तो मेरे पास क्या है, 10 है। तो स्मोकर कॉलेज क्या करते हो, स्मोकर कॉलम को यूज करते हो, तो इसने क्या किया,
कि 7 और 3 का रेशियो में डिफाइन कर दिया। दूसरा इसने क्या किया कि अगर आप फर्स्ट क्या करते हो, ड्रिंकर को लेते हो, इसने क्या किया 6 और 4 पे डिफाइन कर दिया। इसने क्या किया 8 और 2 पे डिफाइन कर दिया। इस तरीके से ये क्या कर रहा है कि कौन अच्छे से क्लासीफाई, सबसे ज्यादा डेटा को अच्छे से क्लासीफाई कर पाएगा, वही हमारा क्या बनेगा, पहला कॉलम बनेगा। और ये चीज डायरेक्ट कैलकुलेशन से भी आप कर सकते हो, और इसी कैलकुलेशंस को हम लोग बोलते हैं इंट्रोपी। इंट्रोपी बोलते हैं। अगर आप देखोगे डिसीजन ट्री की तरह, यही पे अगर मैं इसका, ये समझ में आया इसका कॉन्सेप्ट, सिर्फ कि कॉन्सेप्ट क्या था कि आप क्या करते हो, एक बेस लेते हो, उसके बेस पे क्या करते हो, हर एक कॉलम के बेस पे कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हो। अब वो डिसीजन कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। अब इसमें जो मेन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। जो फर्स्ट वाला रहेगा उसको रूट बोलते हैं, बाकी क्या रहेंगे, सब ट्रीज रहेंगे। और जो लास्ट का होगा एकदम, वो हमारा क्या होगा, लीफ नोड होगा। तो ये क्या है, इसके नेम होते हैं, टेक्निकल नेम जो बोल सकते हो। हम्म। जैसे यहाँ पे क्या है कि आप ऑफर लेटर एक्सेप्ट करोगे या क्या करोगे, डिनाई करोगे। जैसे कि अगर आप क्या जाते हो, जॉब के लिए जाते हो, वहां पे क्या था कि आपके पास हर एक पैरामीटर चेक करते हो, कि जैसे आपका पैरामीटर फुलफिल नहीं होता वहीं पे क्या होता है, नो पे स्टॉप कर देते हो। ये चीज यहाँ पे है कि पहला रेंज के बेस पे देखा, अगर आपको रेंज समझ में आ रहा है तो क्या करते हो, सेकंड क्या देखते हो, घर के पास है या नहीं। देन अगर वो घर के पास है तो क्या करते हो आप, हम्म, अगर है तो क्या करते हो आप, अदरवाइज डिक्लाइन। तो आपके पास ये चीजें होती है कि आपके पास यस नो के बेस पे हो सकता है, जरूरी ये मल्टीपल भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि दो ही केस होगा। तो ये चीज क्या है, एक एग्जांपल है जो ये आप यहाँ पे देख रहे हो। अब ये चीज जो कैलकुलेशन होगी वो प्योरिटी के बेस पे होगा। प्योरिटी का मतलब क्या था कि होमोजीनियस, मतलब कौन अच्छे से डेटा को सेग्रीगेट कर पाए। कि आपके पास क्या था यहाँ पे अगर देखोगे तो, कि आपके पास क्या थे, दो तरीके का क्लास था, एक इस तरीके से जीरो था और एक क्रॉस था। अगर आपने फर्स्ट टाइम में क्या किया, स्मोकर वाला कॉलम लिया, तो वो क्या कर रहा है, इस तरीके से डिफाइन कर रहा है। लेकिन अभी भी क्या है, डेटा अच्छे से सेपरेट हो पा रहा है। क्या स्मोकिंग कर रहा है, बोले यस। तो इसमें कितने डेटा है, तो बताएगा कि 2 स्मोकिंग वाले थे और 3 नॉन स्मोकिंग वाले थे, मतलब ये अच्छे से सेग्रीगेट नहीं कर पाया। इसमें क्या था कि ये बता रहा है 3 स्मोकिंग वाले थे और 2 नहीं थे, मतलब ये अच्छे से सेग्रीगेट नहीं कर पा रहा है। अब क्या करोगे, दूसरा डिसीजन लोगे। दूसरा डिसीजन लेके इसमें क्या होगा, ड्रिंकर का ले रहे थे, तो वो ड्रिंकर के बेस पे क्या होगा, क्लासिफाई करेगा। तो ड्रिंकर में जितने भी थे, अगर वो ड्रिंकिंग करता है तो वो यंग है, तो उसका अलग बन जाएगा। अगर वो नहीं है तो उसका अलग बनेगा। मतलब ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे आप देखोगे दोनों क्लास क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। क्रॉस वाले अलग जा रहे हैं, और ये राउंड वाले मतलब सर्कल वाले अलग होते जा रहे हैं। और ये जितना ज्यादा अलग होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, प्योर कहलाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि होमोजीनियस डेटा हो गया। और ये जैसे ही होमोजीनियस डेटा होता है, यही हमारा क्या होगा, बेस्ट क्लासीफायर होगा। है ना, कि ये क्या कर रहा है, अच्छे से डेटा को सेग्रीगेट कर पा रहा है। तो पहले लेवल पे नहीं हो पाया तो हमने क्या किया, दूसरे लेवल पे किया। दूसरे लेवल पे देखा कि क्या कर रहा है, कि हाँ दोनों अच्छे से सेग्रीगेट करके दे रहे हैं आप। और यही चीज क्या आती है, प्योरिटी होती है। प्योरिटी का मतलब क्या हो गया, होमोजीनियस, मतलब सेम क्लास होना चाहिए एक में। तो इसमें क्या है कि दोनों क्या है, सर्कल वाले क्लास है। इसमें क्या है कि दोनों राउंड वाले क्लास है। अगर आप इसमें देखोगे तो ये प्योर है या इम्प्योर है, ये वाला नोड इम्प्योर है। कैसे पता चलता है, मिक्स है। तो प्योरिटी का जो वैल्यू होगा और इम्प्योरिटी का वैल्यू होगा, अगर आप देखोगे वो दोनों क्या है, 60-40 का होगा। कि 60% क्या है, प्योर है, और 40% इम्प्योर है ना। तो ये परसेंटेज के बेस पे निकलता है। और परसेंटेज का फिर क्या है, फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का, कि प्योरिटी और, तो सिंपली हमने उसी तरीके से निकाला है। ये 60-40 किस तरीके से निकाला है, कि जीरो का कितना प्योरिटी होगा, जीरो डिवाइड बाय टोटल। जीरो कितना था, 3 था, और टोटल कितने थे, 5 थे। तो कितना आएगा, 60% प्योर है ना। तो ये चीज हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब यही चीज प्योरिटी के बेस पे इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अब इसमें क्या होगा कि आपके पास कौन सा क्लास प्योर हो रहा है, कौन सा इम्प्योर हो रहा है, वो देखते हैं। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा, एक इंट्रोपी और एक गिनी होगा। दो फॉर्मूला रहेंगे, दोनों का काम सेम है, डिफरेंस कुछ नहीं है।
डिफरेंस कहाँ पे आएगा कि इंट्रोपी जो होता है वो स्मॉल डेटा के लिए यूज कर सकते हो, और जो गिनी होता है लार्ज डेटा और स्मॉल डेटा दोनों के लिए यूज कर सकते हो। ये समझ में आया? तो बाय डिफॉल्ट ज्यादातर हम लोग गिनी रखते हैं, और डिफॉल्ट वैल्यू भी क्या होता है, गिनी कैलकुलेशन होता है। पहला ये हो गया हमारे पास प्योरिटी और इम्प्योरिटी कैसे कैलकुलेट होता है वो। दूसरा हमारे पास क्या होगा कि कौन सा कॉलम फर्स्ट में रखना है और कौन सा लास्ट में रखना है, वो कैसे पता चलेगा। तो उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। एक हमारे पास था इंफॉर्मेशन गेन। यहाँ पे जो कॉलम आएगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास होता है इंफॉर्मेशन गेन। ये कॉलम क्या करता है, कैलकुलेट करता है कि कौन सा कॉलम सबसे ज्यादा सबसे पहले सेपरेट करके डेटा दे पाएगा। सेपरेट मतलब सबसे पहले प्योर बना के देगा। कि मान लो आपने क्या किया, स्मोकर वाला कॉलम यूज किया, ये क्या कर रहा है, एक ही स्टेप में क्या कर रहा है, प्योर करके दे रहा है। और आपने क्या किया, एज वाला या फिर वेट वाला यूज किया, वो क्या कर रहा है, दो तीन और भी कॉलम ऐड कर रहे हो, तब वो सेपरेट करके अच्छे से दे पा रहा है। तो हमारे लिए बेस्ट कौन सा रहेगा, सबसे ऊपर रखना, स्मोकर वाला, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक ही बार में अच्छे से सेपरेट करके भेज दे रहा है ज्यादा से ज्यादा डेटा पॉइंट। तो ये चीज क्या होता है कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि कौन सा अच्छे से सेपरेट कर पा रहा है। ये जो सेपरेशन हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो हमारा क्या रहता है, इंफॉर्मेशन गेन। कि कौन कितने अच्छे से क्या कर रहा है, चीजें सेपरेट कर पा रहा है जल्दी से। कि नंबर ऑफ लेबल्स, कि जो कम लेबल्स में क्या करेगा, सेपरेट करेगा, वही हमारा क्या बनेगा, रूट नोड बनेगा। ये समझ में आया कि रूट नोड कौन बनेगा, जो कम लेवल्स में क्या करेगा, डेटा सपोर्ट क्या करेगा, सेग्रीगेट करेगा। तो वो क्या होगा, फिर सेकंड में जाएगा, फिर सेकंड में भी क्या होगा, इसमें भी एक ये रूट नोड बनेगा इसके लिए। अब इसमें रूट नोड का बनेगा कि मान लो हमारे पास तीन कॉलम थे, एक स्मोकर का था, और एक वेट का था, और एक क्या था, ड्रिंक का था। कि मान लो स्मोकर का पहला है ये बन गया, कि इसके बेस पे क्या है कि मैक्सिमम डेटा क्या हो रहा है, सेग्रीगेट हो पा रहा है। फिर ये सेकंड लेवल पे गया, अब सेकंड लेवल में हमारे पास क्या बचा था, कौन कौन से कॉलम, तो एक वेट का बचा था और एक ड्रिंक का। अब इन दोनों में से किसको लेंगे, तो इन दोनों का क्या होगा, कैलकुलेशन होगा। क्या चीज, तो इन्फॉर्मेशन गेन कैलकुलेट होगा। इन्फॉर्मेशन गेन क्या क्या होता था कि कौन सा सबसे अच्छे से ज्यादा डेटा सेग्रीगेट कर सकता है कम टाइम में। तो वो कौन होगा, तो मान लो ये ड्रिंकर वाला रहा, तो सेकंड लेवल में कौन जाएगा, ड्रिंकर जाएगा। ठीक है। अब ये चीज हर एक लेवल पे क्या होता है, कैलकुलेट होती है। अब ये चीज आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा या इसमें डायरेक्टली इंप्लीमेंट होता है। तो इसमें जो ये होता है इंफॉर्मेशन गेन, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें बिहाइंड द सीन्स क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। दूसरा कि आप इंफॉर्मेशन गेन, सॉरी, इंट्रॉपी और गिनी क्या करते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको दोनों में से क्या रखना है। तो आप क्या करोगे, इसको पैरामीटर में पास कर सकते हो। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसमें ये तीन फॉर्मूला जो मैंने बताया वही लिखा हुआ है, इंट्रॉपी, इंफॉर्मेशन गेन और एक गिनी। इसका आपको याद क्या रखना है, यूज केस, कि इन तीनों का यूज क्या है। इंफॉर्मेशन गेन क्या करता है, फीचर्स कौन सा पहले आएगा वो क्या करता है, डिसाइड करता है। और इंट्रोपी और गिनी क्या करता है, डिसाइड करता है कि कितना प्योर है हमारा नोड। कि जितना ज्यादा प्योर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, नंबर कम। देन इसमें क्या आता है, ये अलग चीज होता है, कार्ड और चेरियट। कि अगर आप इसको क्लासिफिकेशंस के लिए यूज करोगे तो आप ये मॉडल यूज कर सकते हो, क्लासिफिकेशंस एंड रिग्रेशंस। ये क्या करता है कि बाइनरी ट्री बनाता है, और किसका यूज करके, तो गिनी इंडेक्स का यूज करके। और इसमें एरर कौन सा यूज होता है, तो मीन स्क्वायर एरर यूज होता है। अगर आप क्या करते हो, केड का यूज करते हो, ये क्या होता है, काय स्क्वायर ऑटोमेटिक इंटरेक्शन डिटेक्टर। तो ये हमारे पास क्या होता है, अलग मॉडल होता है। क्या हो गया, बंद कर दूं। तो आप जो बाय डिफॉल्ट हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा आता है, कार्ड होता है। कार्ड मतलब क्लासिफिकेशंस एंड रिग्रेशन ट्रीज। बाकी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स आपको पता है इसके अंदर क्या यूज होगा, प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्कोर और एक्यूरेसी यूज कर सकते हो, और एक आरओसी एयूसी करोगे। आरओसी एयूसी क्या होता है, सिर्फ बाइनरी के लिए होता है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, बट क्या है कि आपको क्लास में बता देंगे। इसके थ्रू क्या होता है कि कितने परफेक्टली वो क्या कर रहा है, चीजें सेग्रीगेट कर पा रहा है। परफेक्टली का मतलब क्या होगा कि वो जो वन बता रहा है, वो वन जो बता रहा है एक्चुअल में जो वन है, और जो ये बता रहा है वो कितना परफेक्ट है। कि हर एक वन को वो वन ही बता पा रहा है, वो कितना परफेक्ट है, और वो जीरो को जीरो बता पा रहा है, वो कितना परफेक्ट है, वो कैलकुलेट करते हैं आरओसी एओसी में। कि वो उसका क्या है, परफेक्शन चेक होता है कि आप जीरो को जीरो बता पा रहे हो, उसकी परफेक्शन कितनी है। वन को वन बता पा रहे हो, उसका परफेक्शन कितना है। तो वो चीज क्या होता है, आरओसी एओसी कर्व होता है।
इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। अगर इसका वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब क्या है कि वो परफेक्टली क्या कर रहा है, बता पा रहा है सचिव। 0 को वो 0 ही बता रहा है, 1 को 1 ही बता रहा है। कब? जब आप देखोगे इसकी वैल्यू 1 होगी। बाकी एक होता है प्योरिंग। अब आपने देखा ये ट्री, अब ये ट्री हमें कहाँ तक ग्रो करना है, क्योंकि आपके पास जितना कॉलम होगा उतना क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा, है ना। तो अगर पूरे लास्ट तक चला जाए तो हमारा मॉडल क्या होगा, हर एक चीज को आप क्या करते हो, सेम टू सेम क्या कर सकते हो, डिवाइड कर पा रहे हो, कि 0 को 0 बोल पा रहे हो, 1 को 1 कर पा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, ओवरफिट हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये क्या कर रहा है, हर एक डेटा पॉइंट के बेस पे क्या कर रहा है, लर्न कर पा रहा है। तो हमारा क्या होगा, ओवरफिट होने का चांस इसमें ज्यादा रहता है। डिसीजन ट्री में एक ही चीज होता है कि इसमें ओवरफिट होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। तो इसको कैसे कम कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि ये ट्री ज्यादा बड़ा हो उससे पहले क्या करें, कट कर दे। तो वही चीज यहाँ पे भी होता है। तो कट करने का दो तरीका होगा। पहला कि पहले ही कट कर दो, बढ़ने से पहले ही। दूसरा कि बढ़ने दो उसके बाद कट करो, है ना। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे होती है, उसको बोलते हैं प्योरिंग टेक्निक्स। ये दिख रहा है? ये क्या होता है कि आप रिड्यूस कर देते हो किसका, डिसीजन ट्री के साइज को। क्यों? ताकि ये क्या हो, ओवरफिट ना हो जाए, है ना। ये समझ में आया कि हमारा मॉडल ओवरफिट ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको प्योरिंग करते हैं। अब प्योरिंग भी दो तरीके से होगा। पहला प्री प्योरिंग और पोस्ट। प्री प्योरिंग में क्या होगा कि आपको पता नहीं है, आपने मॉडल क्या किया, ट्रेन नहीं किया अभी। उससे पहले क्या किया कि मुझे इतने ही लेवल तक जाना है, कि मुझे क्या करना है, 10 लेवल तक ही जाना है, इससे ज्यादा नहीं जाना है। तो क्या हो गया, वो प्री हो गया। पोस्ट में क्या होगा कि आपने पूरा लास्ट तक जाने दिया, उसके बाद अच्छे से डिटेल में देखा, अच्छा यहीं से क्या है कि हमारा क्या है, प्यूरिंग करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि मैंने देखा इसके बाद क्या है कि वो ज्यादा सेग्रीगेट नहीं कर पा रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं, पोस्ट प्यूरिंग बोलते हैं। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट के बेस पे। इसको अप्लाई करना क्या होगा, इजी होगा। क्यों? उसमें सिर्फ डिफाइन करते हैं लेबल्स, लेबल इक्वल टू आप डिफाइन कर सकते हो। अगर आप लेबल नहीं डिफाइन करते ऑटोमेटिकली क्या होता है, लास्ट तक चला जाता है। तो हमने वही आयरिस डेटा का ही लिया है, अगर आप देखोगे तो। अब इसमें हमने क्या किया है, सिर्फ मॉडल यूज किया है। मॉडल कैसे यूज करते हैं आपको पता है, कि आपने ट्री यूज किया है। तो ट्री में कौन सा यूज कर रहे हैं, डिसीजन ट्री क्लासिफायर। ये रिग्रेशंस के लिए भी होगा, क्लासिफायर के लिए भी। अब इसमें हमने बताया था कि आप क्या कहते हो कि चीजें चेंज कर सकते हो, कि वो कैलकुलेशंस किसके बेस पे होगा। इसमें मैं दिखा देता हूँ। एसकेएलएन मेन होता है इसके पैरामीटर से, जो जो पूछा जाएगा वो मैं बता रहा हूँ। ये दिख रहा है कि इसमें होता है क्राइटेरियन। ये दिख रहा है कि क्राइटेरियन क्या होगा। दूसरा, आप स्प्लिटर कौन सा यूज करना चाहोगे। तो बाय डिफॉल्ट बेस्ट रहता है। बेस्ट का मतलब क्या हो गया, ये जो स्प्लिट करेगा ट्री, वो किसके बेस पे होगा। देन मैक्सिमम डेप्थ, आप कहाँ तक जाना चाहते हो। तो आप अपने हिसाब से अगर 2 लिखोगे तो वो क्या करेगा, फर्स्ट सेकंड यहीं तक रुक जाएगा। इस तरीके से यहाँ तक जाएगा, और यहीं पे क्या होगा, लीफ बना के रुक जाएगा। अगर आप क्या कहते हो, मैक्स डेप्थ का वैल्यू 4 रखते हो, तो ये क्या जाएगा, 4 लेवल तक जाएगा। इस तरीके से ये क्या जाएगा, 4th लेवल तक जाएगा। तो ये चीज समझ में आ रही है। एंड देन मैक्सिमम फीचर्स आप कितना रखना चाहते हो, कि मेरे पास क्या है, 100 कॉलम है, उसमें से कौन से कॉलम रखना, मैक्सिमम कौन कितने कॉलम रखना चाहते हो। तो मैंने बोला कि 50 कॉलम्स, क्योंकि जितना ज्यादा कॉलम होगा उतना ज्यादा क्या होगा, फीचर्स बनेंगे, और उतना ज्यादा ही क्या होगा, डिसीजन नोट्स बनेंगे। तो ये चीज आपको याद रखना है, एक गिनी होगा, एक इंट्रोपी होगा, यही ज्यादातर यूज करते हैं। और डिफॉल्ट हमारा कौन सा है, गिनी है। बाकी स्प्लिटर क्या होता है, बेस्ट होना चाहिए या रैंडम होना चाहिए। अगर आप बेस्ट चूज करते हो तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन गेन कैलकुलेट करता है। रैंडम में क्या होगा, कोई भी कॉलम उठा लेगा वो। ये समझ में आ रहा है कि आप अगर बेस्ट यूज कर रहे हो, इसका मतलब क्या है सार्थक, बेस्ट का मतलब क्या है, कि कौन सा कॉलम पहले आएगा। ये यहीं से डिफाइन होगा कि आपको कॉलम जो स्प्लिट करना है वो किसके बेस पे करना है, रेंडमली करना है, कोई भी एक कॉलम उठा के, या उसमें से जो बेस्ट होगा उसको लेना है। तो वो बेस्ट का यूज करते हैं। और बेस्ट का अगर आप यूज कर रहे हैं तो बाय बिहाइंड द सीन्स क्या चलता है, इन्फॉर्मेशन गेन कैलकुलेट होता है, जो मैंने बताया था। ये चीज आपका चलता है। मैक्सिमम डेप्थ आपको पता है कितने लेवल तक जाना है। देन लीफ आप कितना रखना चाहते हो, और इसमें वैसा रैंडम स्टेट आपको पता है। बाकी ये चीजें ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने सिर्फ क्या किया है, डिसीजन ट्री यूज किया है,
और क्राइटेरियन में क्या रखा है, गिनी रखा है। अगर नहीं भी रखो तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता था, गिनी ही रहता था। एंड देन क्लासीफायर आप क्या करते हो, फिट करते हो। यहाँ तक का कोड समझ में आ रहा है। अब इसका क्या कर सकते हो, विजुअलाइज करके देख सकते हो। विजुअलाइजेशन कैसे होगा, तो हमारे पास क्या था, एसक्यूएल के अंदर ट्री होता है। ट्री जैसे इंपोर्ट करते हो तो बाय डिफॉल्ट आप क्या कर सकते हो, मैटप्लोट्लिब का यूज कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा कि जो भी आपने क्लासीफायर बनाया है उसका आप इस तरीके से शो कर सकते हो, ये दिख रहा है। अब इसमें कुछ नंबर्स हमने जो बताया था वो अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। इधर देखो, इसमें कौन सा वैल्यू क्या है वो बताना है। क्योंकि ये क्या कर रहा है, जो आपने ट्री बनाया था, जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है वो डेटा के बेस पे आपको यहाँ पे दिखेगा। सबसे पहला हमारे पास क्या है, फीचर्स होंगे। कितने फीचर्स थे अगर याद है तो बताओ, आयरिस वाले में। चार थे। हाँ, विथ और हाइट दोनों था। X3 X4 था, ये था। अब इसमें से क्या होगा कि जिस कॉलम के बेस पे ज्यादा डेटा सेपरेट हो पाएगा वो सबसे पहले आएगा। तो वो कौन सा कॉलम इन्होंने लिया है, X3। और X3 का कौन सा वैल्यू के बेस पे ज्यादा सेपरेट हो पा रहा है, तो अगर आप X की वैल्यू में देखोगे तो उसमें क्या है कि कुछ वैल्यूज होंगे। अब उसमें से अगर आप 0.8 वैल्यू ले रहे हो तो वो ज्यादा से ज्यादा डेटा पॉइंट क्या कर रहा है, अच्छे से सेग्रीगेट कर पा रहा है। वो कैसे पता चल रहा है, तो वो चीज पता चलती है इंफॉर्मेशन गेन के थ्रू। ये जो बेस्ट नंबर मिलता है वो इंफॉर्मेशन गेन के थ्रू मिलता है बिहाइंड द सीन्स। अब आपका इसमें क्या होता है, गिनी स्कोर दिख रहा होगा। गिनी स्कोर कितना दिख रहा है, 0.066। इसका मतलब क्या है, इसमें अभी भी प्योरिटी इम्प्योरिटी है। कि अगर वो प्योर होगा, जैसे जैसे आप डेटा प्योर करते हो, जैसे जैसे आप डेटा क्या करते हो, प्योर करते हो, तो गिनी का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और ये इम्प्योर रहेगा तो वैल्यू क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो हमारे पास कितने सैंपल है, डेटा पॉइंट्स कितने रो है, तो 105 है। उसी को हम लोग सैंपल बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें हमारे पास कितना था, वाई में क्या क्या थे, एक सेंटोसा था, एक वर्सी कलर था, और एक, तीन थे ना, तीन थे। फीचर्स, फीचर्स तीन थे। वाई में क्लासिफिकेशंस के लिए तीन थे। फीचर्स हमारे पास कितने थे, चार थे। और वाई में क्लासिफिकेशंस के लिए तीन थे, तीन क्लास में आपको डिफाइन करना था। तो वो चीज यहाँ पे दिख रहा है कि आपको क्या है, तीन क्लास में डिफाइन करके दे रहा है कि पहले क्लास में कितने वैल्यूज जा रहे हैं, 36। दूसरे क्लास में कितने जा रहा है, 32। चौथे क्लास में कितना जा रहा है, 37। लेकिन अभी भी ये इम्प्योर है, क्यों, क्योंकि गिनी की वैल्यू क्या है, अभी भी कुछ ना कुछ है। गिनी की जहाँ पे वैल्यू जीरो होगी वही हमारा प्योर होता है। ठीक है। अब दूसरे लेवल पे जाएगा, ये ट्रू एंड फॉल्स। ये ट्रू एंड फॉल्स किसके बेस पे होगा, तो ये डिसीजन के बेस पे। अगर ऊपर वाला देखोगे तो ये दिख रहा है। अगर आप ये देखोगे, इसके बेस पे क्या होगा, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो पहले कॉलम में मान लो हमारे पास वैल्यू है 0.9, तो 0.9 ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ट्रू होगा क्योंकि वो क्या है, अच्छा फॉल्स होगा ना। तो फॉल्स होगा तो वो डेटा इधर चला जाएगा। अगर ये ट्रू होता तो ये इधर आ जाता। ठीक है। अब इसके बेस पे क्या हुआ, सेग्रीगेट हुआ हर एक डेटा पॉइंट का। अब इसमें क्या है, गिनी जीरो है, दिख रहा है। जीरो का मतलब क्या हो गया, कि इसमें सारा जितना भी डेटा होगा वो प्योर होगा। कैसे पता चलेगा, तो जितने भी सैंपल आए, कितना सैंपल आया इसमें, 36 सैंपल आए। अब इसमें से सारे क्या है, तो जो क्लास जीरो था वही डेटा है, बाकी सब में कितना है, जीरो जीरो दिख रहा है ना। तो मतलब ये अच्छे से सेग्रीगेट कर पा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, गिनी जीरो हो गया, मतलब ये प्योर हो गया यहीं पे। अब जो इम्प्योर था, अब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि अभी भी क्या है, ये इम्प्योर है, दिख रहा है। एक में जीरो है, और दूसरे और तीसरे में क्या है, कुछ वैल्यूज है, दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि कोई और कॉलम लेके चलेंगे, अब इसमें से बेस्ट स्प्लिटर लेके चलेंगे। अब इसमें से गिनी की वैल्यू देखोगे थोड़ा सा कम है, दिख रहा है। कम क्यों है, क्योंकि डेटा पॉइंट्स जो था ना वो कम हो गया। और कम हो गया तो मतलब क्या है, कि जो सेपरेट करना था वो क्या है, कि थोड़ा सा आपका सेपरेट हुआ है, दिख रहा है। अब इसको भी क्या करोगे, आप सेपरेट करोगे। इसको मैं यहाँ पे डिलीट करता हूँ। अब ये चीज क्या होगी, फिर से सेपरेट होगी, ये दिख रहा है। ये सेपरेट होगा तो टोटल डेटा पॉइंट 69 है। तो कुछ डेटा पॉइंट्स इधर आएंगे ट्रू एंड फॉल्स के बेस पे। अब ट्रू के बेस पे आया तो यहाँ पे क्या है कि जीरो फर्स्ट वाले में ऑटोमेटिकली होगा, क्यों, क्योंकि सारा चीज यहीं पे सेग्रीगेट हो गया था हमारा। फर्स्ट वाले में हमेशा जीरो रहेगा, सेकंड वाले में क्या है, 31 है, और इसका 3 है। मतलब ये अभी भी इम्प्योर है ना। इम्प्योर है मतलब इसमें भी गिनी का कुछ ना कुछ वैल्यू है।
तो ये कैलकुलेट कब तक होता जाएगा ट्री? जब तक गिनी की वैल्यू जीरो ना आ जाए। ट्री हमारा तब तक कैलकुलेट होते रहता है जब तक जीरो ना आ जाए। ये इसका क्या है? इंफॉर्मेशन गेन। एक आईजी कैलकुलेट होती है कि आईजी बताता है कि आपका बेस्ट डेटा कहाँ से स्प्लिट हो सकता है। कि इस कॉलम का अगर आप लोगे इस डेटा पॉइंट के बेस पे, तो ज्यादा से ज्यादा डेटा क्या होगा? प्योर हो जाएगा। तो वो चीज कैलकुलेट होता है, और वही वैल्यू यहाँ पे दे रहा है। और ये कब तक होगा? मैंने बताया जब तक गिनी, या देखो यहाँ पे गिनी की वैल्यू यहीं पे क्या होगी? ये ट्री स्टॉप हो गई। क्यों हो गया? क्योंकि गिनी की वैल्यू जीरो हो गई। दूसरा यहीं पे क्या हो गया? स्टॉप हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गिनी की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। यहाँ पे देखोगे दोनों में क्या है? इम्प्योर है। अब इसके बेस पे क्या है कि ये और भी स्प्लिट होगा। तो ये स्प्लिट कब तक होगा? तो आप देखोगे जब तक गिनी की वैल्यू सब में जीरो नहीं हो गई। दिख रहा है? तो ये क्या होता है? प्योरिटी और इम्प्योरिटी के बेस पे होता है। अगर आप पूरे लास्ट लेवल तक जाते हो, इसका मतलब क्या है? कि वो ईच एंड एवरी डेटा पॉइंट्स को भी क्या कर रहा है? लर्न कर पा रहा है। यहाँ बताओ। तो सबसे बेटर ऑप्शंस क्या रहेगा? ये क्या होगा कि हो सकता है बेस्ट फिट हो, है ना? लेकिन इसमें चांसेस क्या है कि जो नया डेटा आएगा प्रिडिक्शंस में, वो क्या हो सकता है इस पैटर्न में ना हो, तो क्या होगा? फेल हो जाएगा। फेल इन द सेंस कि कहीं ये ओवरफिट तो नहीं हो गया। और ये ज्यादा चांस क्या है कि ओवरफिट भी लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सिंगल डेटा है, उसी पैटर्न को वो क्या करेगा? लर्न करेगा। इसमें भी क्या है? 3 डेटा है, तो ये हो सकता है कि ये ओवरफिट ना करे। इसमें भी क्या है कि एक डेटा है, तो ये ओवरफिट होने का चांस रहेगा। कि जितना ज्यादा लीफ में कम डेटा रहेगा, उतना ज्यादा क्या रहेगा? ओवरफिट होने का चांस रहता है। तो 1 2 3 पे है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग यहीं से कट कर सकते हैं। ये पता चला कि हम लोग यहीं से कट कर सकते हैं देख के, है ना? ये चीज हमें कैसे पता चला? देखने के बाद ही ना, कि हमने देखा कि यहाँ के बाद क्या है कि ज्यादा वो सेग्रीगेट नहीं कर पा रहा है, वो 1 या 2 डेटा को ही सेग्रीगेट कर पा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, ताकि हमारा डेटा, हमारा मॉडल क्या हो? ओवरफिट ना हो, है ना? तो ये चीज हमारा क्या कहलाएगा? अगर यहीं पे अभी कट करेंगे तो, ये ट्री को यहीं पे कट करेंगे तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाएगा? ट्री या फिर पोस्ट? हाँ पोस्ट। क्यों? क्योंकि हमने पहले पूरा बना के देखा, देन उसको क्या किया? कट किया है। अगर ये पहले हम लोग बनाते नहीं और उसके पहले ही क्या करते, इसको बोलते 3 लेवल तक जाना है, तो कितने लेवल तक जाता? ये फर्स्ट लेवल हो गया, ये सेकेंड, और ये थर्ड। तो ये डेप्थ क्या होगा? 3। अगर उसी टाइम आप डिफाइन करते तो ये क्या होता है? प्री। तो हमारे लिए बेस्ट कौन सा होता है? प्री या पोस्ट? पोस्ट। लेकिन सबसे ज्यादा अगर डेटा होगा तो फिर क्या होगा? प्री। क्यों? क्योंकि आप कंप्यूटेशंस में फिर ज्यादा टाइम लगेगा यहाँ। कि पहले आपके ये कंप्यूटेशन से क्या होगा? कैलकुलेट होगा। और कैलकुलेट जितना ज्यादा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो ना, पहले ये चीज जो प्लॉटिंग कर रहे हैं वो ट्रेनिंग के बाद ही तो कर रहे हैं। तो अगर ट्रेनिंग आपने किया है तो ट्रेनिंग में टाइम लगा, तो वो जो टाइम लगा वो आपके लिए क्या हो गया? क्या वेस्ट हो गया ना? अगर आपके पास ज्यादा डेटा है तो वो क्या होता है? वहां पे ज्यादा काम नहीं करता है। ये काम कर सकता है कि आपको लगता है नहीं मुझे देखना ही है, तब आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। क्योंकि जो रियल वर्ल्ड में मॉडल होते हैं ना, उसको 2 3 4 5 दिन, कभी कभी महीनों लग जाते हैं ट्रेन होने में सिर्फ। तो उतना टाइम फिर क्या करना होगा? दोबारा देना पड़ेगा। तो उससे पहले आप क्या कर दो? डिफाइन करते हो। तो ये समझ में आया डिसीजन ट्री का कॉन्सेप्ट? इसमें 3 चीजें होती है। पहला, इंफॉर्मेशन गेन। दूसरा, गिनी इंट्रोपी। ये चीज आपको पूछा जाता है कभी कभी कि इसमें क्या होंगे। अब ये एक ट्री के बेस पे है, क्या इस तरीके से मल्टीपल डिसीजन बन सकते हैं? हम्म? कि ये क्या होगा कि एक ट्री के बेस पे कर रहे हैं, इस तरीके से हो सकता था कि पहले X2 लेते और उसके बेस पे काम करते हैं, है ना? इस तरीके से आप हर एक कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हो। अगर आप मल्टीपल ट्री रखोगे तो क्या कहलाएगा? वही डिसीजन, सॉरी, वो कहलाएगा रेंडम फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा ट्री, है ना? तो आप क्या करते हो? ज्यादा से ज्यादा ट्री का कंबाइन करते हो, ज्यादा से ज्यादा डिसीजन ट्री रखोगे, और उसमें से जो बेस्ट ट्री होगा वो आप लेके आओगे, है ना? तो वो हमारा क्या कहलाएगा? रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट में क्या था? रेंडमली वो क्रिएट करेगा हर एक ट्री को, और उसमें से जो बेस्ट ट्री होगा वो आपको लाके दे देगा। तो उसका एडवांटेज क्या मिलेगा वहां पे आपको? कि आपको वहां से अच्छा खासा रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए हम लोग अगर कोई भी मॉडल बनाते हैं ना, तो सबसे पहले रैंडम फॉरेस्ट देख लेते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या होगा? कंप्यूटेशन ज्यादा लगेगा।
क्योंकि वो रेंडमली क्या करता है, पूरा ट्री बनाएगा और उसमें से जो बेस्ट रहेगा वो ला के देगा। तो एक ट्री बनाने में इतना टाइम लग रहा है, तो इस तरीके से आपको क्या करेगा, वो जितना बोलोगे उतना बना के देगा। अब आप जितना बोलोगे उतना में टाइम लगेगा ना, इसलिए वो रिजल्ट बेस्ट देता है, लेकिन उसमें क्या होता है, कंप्यूटेशन ज्यादा लगेगा। अब हम लोग जितना भी मॉडल आगे देखेंगे ना, वो रिजल्ट इंप्रूव करेगा, बट साथ ही साथ क्या होगा, उसमें कंप्यूटेशन भी लगेगा। ठीक है, इसीलिए अभी सबसे ज्यादा कंप्यूटेशन किस में लगता है, सबसे बेस्ट मॉडल अभी क्या है रियल वर्ल्ड में, चैट जीपीटी, एलएलएम वाले। और सबसे ज्यादा कंप्यूटेशन यही लेते हैं। वो पूरा एक क्या होता है, पावर हाउस का लेता है। कि अगर आप एक एलएलएम यूज करते हैं, मतलब एक बार आप क्या करते हो, चैट जीपीटी में कुछ लिखते हो, तो वो इस रूम में जितना बिजली खा रहा होगा ना, उतना वो खा लेता है आराम से, आपके एक सर्च से। समझे? तो मतलब वो कंप्यूटेशन ज्यादा ले रहा होगा तभी तो ले रहा है, क्योंकि कंप्यूटेशन किस पे डिपेंड करता है, लाइट पे ही ना, बिजली पे ही। तो वो चीज रहता है। और चूंकि उसकी एक्यूरेसी भी क्या है, सबसे ज्यादा है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जैसे जैसे आप क्या करते हो ना, मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ाते हो, तो थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी और कंप्यूटेशन भी बढ़ेगा। क्योंकि हमारे पास क्या है, कंप्यूटेशंस को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, लेकिन टाइम को नहीं। है ना? कंप्यूटेशंस कैसे इंक्रीज कर सकते हो, कि जहाँ पे 4 GB यूज कर रहे थे आप 8 कर लोगे। है ना? 8 GB का रैम होगा, रैम नहीं काम कर रहा तो क्या करते हो, जीपीयू यूज कर लेते हो। जीपीयू नहीं काम कर रहा है तो टीपीयू यूज कर सकते हो। टीपीयू नहीं काम कर रहा है हम्म, तो हमारे पास जितने भी बड़े कंपनीज होते हैं उसके पास होता है सुपर कंप्यूटर्स। तो सुपर कंप्यूटर यूज कर लेते हैं। अगर सुपर कंप्यूटर्स में भी नहीं हुआ तो अभी किस में काम चल रहा है, क्वांटम कंप्यूटर्स। तो क्वांटम कंप्यूटर्स तो उसमें कर लो। तो वो डिपेंड करता है कि आपके पास रिसोर्स क्या है। समझे? कि मॉडल कितना भी कॉम्प्लेक्स होगा चलेगा, लेकिन एक्यूरेसी आनी चाहिए। समझे? तो वो चीज अभी कॉम्पिटिशन में है। तो आप इतना मॉडल्स क्यों देख रहे हो, कि हमने स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट किया है, और स्टार्टिंग में क्या क्या मॉडल आ रहे हैं वो हम लोग अभी देख रहे हैं। अभी ये सारा चीज क्या होता है, कि आपके पास लिमिटेड डेटा होता है तभी आप ये यूज करते हो। नहीं तो हमारे पास क्या है, डायरेक्टली एलएलएम है। इन मॉडल्स को हम लोग ज्यादातर यूज नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, एलएलएम मॉडल यूज कर लेंगे। लेकिन आपको क्या है, सिक्योरिटी पर्पज से और डेटा के पर्पज पे अगर आपको क्या करना है, अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है, तो ये सारे मॉडल्स अभी भी यूज होते हैं। ये समझ में आया? तो ये क्या हो गया, एमएल हमारा ट्रेडिशनल हो गया। ट्रेडिशनल मतलब क्या हो गया, जो चल रहा था और अभी भी चल रहा है। लेकिन अभी क्या है कि हमारे पास लेटेस्ट भी है, तो ज्यादा क्या करते हैं, लेटेस्ट पे भी काम करते हैं। तो ये हमारे पास ये हो गया। और अगर आप इसी चीज को रैंडम फॉरेस्ट, रैंडम फॉरेस्ट में हमने क्या बताया था, कॉन्सेप्ट, जल्दी से बताओ, रैंडम फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या बोला था। तो एक से ज्यादा क्या बनेगा, डिसीजन ट्री आपके बनेंगे। और ये डिसीजन ट्री बनेंगे कैसे, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। आप सिंपली डिसीजन ट्री लिखते हो, और उसमें क्या, सॉरी क्या होता है, रैंडम फॉरेस्ट लिखते हो और वो यूज होता है आपके पास। मॉडल यूज करना क्या, मॉडल्स दिखा रहे हैं ताकि क्या हो, एक ही बार में आप इम्प्लीमेंट कर सको। ये दिख रहा है कि आप एक इंस्टेंस लोगे, इस तरीके से मल्टीपल क्या होंगे, ट्री बनेंगे। और जो ट्री बस बेस्ट रिजल्ट ला के दे देगा, उसमें क्या होगा, वोटिंग होगा। वोटिंग का मतलब क्या होता था, इसमें दो चीज होती है, एवरेजिंग होती है और वोटिंग। अगर क्लासिफिकेशंस के लिए यूज कर रहे हो तो वोटिंग सिस्टम चलेगा। अगर आप क्या करते हो, रिग्रेशंस प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो एवरेज का चलेगा, कि एवरेज क्या आ रहा है। वोटिंग क्यों करते हैं, कि मान लो हमारे पास क्या है, इस तरीके से 3 ट्री बन गए। एक ये बन गया, दूसरा ट्री बना, इसमें भी कुछ रिजल्ट आया, इसमें भी क्या आया, कुछ रिजल्ट आया। कि मान लो जो पहला था, हमारे पास एक डेटा लिया सार्थक, ये देख लो। तो जो पहला ट्री था, उसने क्या बताया, कि ये स्मोकर है, सॉरी ये यंग है। दूसरे ने बताया ये क्या है, ओल्ड है। और तीसरे ने बताया ये यंग है। तो 3 डिसीजन ट्री बन गए। अब तीनों में से रिजल्ट कौन सा बेटर होगा हमारे लिए, तो जिसकी वोटिंग करवाएंगे, तो जिसकी वेटिंग वोटिंग सिस्टम ज्यादा होगा, तो किसकी है, यस की ज्यादा है। तो आपको कौन क्या रिजल्ट ला के दे देगा, यस ला के दे देगा। है ना? तो ये वोटिंग क्यों है, क्योंकि क्लासिफिकेशन में कि किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है, कि अगर इसका वोट ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, इसी को बोलेंगे। और जब आप रिग्रेशन सॉल्व करते हो तो क्या होगा, हर एक का नंबर मिलेगा, और सबका क्या करेगा, वो एवरेज करके एक नंबर दे देगा रिग्रेशन पे।
क्योंकि रिग्रेशन में क्या होता था, अगर याद होगा तो हर एक का अलग अलग वैल्यू मिलता था। तो अलग अलग वैल्यू कैसे मिल सकता है, जब आप एवरेजिंग करोगे। कि ये मॉडल ने क्या बोला कि हाउस की प्राइस 43 लाख होगी, सेकंड वाले मॉडल ने बोला 45 होगी, थर्ड वाले ने बोला कि 48 होगी। तो बेस्ट कौन सा होगा, इनकी एवरेज होगी। तो ये रिग्रेशन प्रॉब्लम में करता है। ठीक है। हर एक ट्री क्या करेगा, एक नंबर ला के दे देगा, उसके बेस पे क्या करते हो, एवरेजिंग करते हो। तो ये हमारा क्या होता है, वोटिंग सिस्टम होती है और एवरेजिंग सिस्टम होती है। तो ये वोटिंग और एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि बैगिंग और बूस्टिंग। असेंबल टेक्निक्स में अगर आप देखोगे, क्योंकि असेंबल टेक्निक के अंदर ही क्या आता है, रैंडम फॉरेस्ट आता है। तो असेंबल का मतलब क्या होता है, असेंबल का मीनिंग कंबाइन करना। अब इसमें हम क्या कंबाइन करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल को आपस में कंबाइन करोगे। क्योंकि अगर मान लेते हैं एक मॉडल सही से काम नहीं कर रहा है, तो दो मॉडल को मिक्स करके हम बना सकते हैं, तीन मॉडल को मिक्स करके बना सकते हैं। तो वो काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो आपने क्या किया है रैंडम फॉरेस्ट में, कि एक से ज्यादा ट्री को मिक्स किया आपस में। इसमें क्या है कि मल्टीपल आपने ट्री बनाया और उसी के बेस पे क्या है, प्रिडिक्शंस कर रहे हो। क्या हो गया सार्थक। तो यहाँ पे भी देखो, इसमें बेस में क्या होता है कि अगर एक मॉडल सही से नहीं काम कर रहा है, तो उसमें क्या करते हैं, तीन से चार मॉडल कंबाइन करके ही बनाते हैं। तो जब हम लोग तीन से चार मॉडल आपस में कंबाइन करते हैं, तो एक्यूरेसी क्या होती है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। और ये एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं असेंबलिंग मेथड्स। तो दो तरीके से असेंबल कर सकते हो, एक होता है सीक्वेंस में और एक होता है पैरेलल, है ना। सीक्वेंस में किस तरीके से होगा, एक के बाद एक। ठीक है, आप दो चीजें आपस में कनेक्ट करो, तो या तो पहला ये तरीका हो सकता है, या तो क्या होगा, पैरेलली होगा, कि दोनों एक साथ काम करेंगे। एंड क्या करेगा, ये रिजल्ट भेजेगा आगे को। इसमें भी क्या हो सकते हैं, मल्टीपल पैरेलल डाल सकते हैं। तो पैरेलली में इस तरीके से दिखेगा और सीक्वेंस में ये होगा। तो इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे होगा बस सिंबल लर्निंग्स। ये क्या था, ये बेसिक ओवरव्यू था, वो चीज यहाँ पे दिखेगा। हम्म। बैगिंग में क्या होगा, कि आप पैरेलली काम करते हो। यहाँ पे बैगिंग बेसिकली क्या होता है, पैरेलली आप करते हो, एक साथ आपने क्या किया, मल्टीपल ट्री लिया। और हमारे पास कितने थे, मान लो कि 150 डेटा था, है ना। अब इसको क्या करोगे, उस एन नंबर ऑफ सैंपल में डिवाइड कर दोगे। तो हमने क्या किया, एन नंबर ऑफ सैंपल में डिवाइड किया, सब सैंपल में मान लो 50-50 या फिर 30-30। कि 30 इस वाले मॉडल को दे दिया, 30 इस वाले मॉडल को दे दिया, 30 इस वाले मॉडल को दे दिया और 30 इस वाले मॉडल को दे दिया। अब ये क्या करेगा, हर एक मॉडल कुछ ना कुछ प्रिडिक्शंस ला के देगा। ये भी प्रिडिक्शंस ला के देगा, ये भी और ये भी ला के देगा। अब इसके बेस पे क्या होगा, अगर आप क्लासिफिकेशन सॉल्व कर रहे हो, तो ये क्या करेगा, ये ला के दिया मुझे 1, ये ला के दिया 0, ये ला के दिया 1 और ये भी ला के दिया 1। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा, 1। अगर आपका क्लासिफिकेशन से मतलब आप वोटिंग करवा रहे हो, तो वोटिंग में क्या होगा कि जो फाइनल रिजल्ट होगा ये 1 होगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, कि यही चीज रिग्रेशन में जाएगी, तो किस तरीके से जाएगा, कि यहाँ पे ये जो वैल्यू थी ये 30.5 आएगा। रिग्रेशंस में हमेशा एक नंबर मिलता है, याद होगा तो। ये क्या है, 38 आ गया, ये 36 आ गया और ये 34 आ गया। हमने क्या क्या मॉडल यूज किया, कि मान लो एक केनन यूज कर दिया है, और एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज किया है, और एक एसबीएम यूज किया है, और एक क्या यूज कर लिया, डिसीजन ट्री यूज किया है। अब हर एक के बेस पे यहाँ पे आ रही है। इसी तरीके से यहाँ पे भी कर सकते हो, इनमें भी क्या होगा, मल्टीपल मॉडल्स यूज कर सकते हो। अब इसके बेस पे ये वैल्यू आ गई। और रिग्रेशंस में क्या होता था, एक नंबर चाहिए था, और वो नंबर क्या होगा, एवरेज होगा। क्यों एवरेज होगा, क्योंकि हमें इसमें डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। इसमें क्या होता था, या तो उसको क्या होगा, वो यंग होगा या तो ओल्ड होगा, ये हमें बताना पड़ता था। तो इसमें वोटिंग के सिस्टम से काम चल जाता था। लेकिन अगर अगर आपको प्राइस बतानी है हाउस की, जो मैंने पिछले क्लास में देखा था, कि अगर आपको हाउस की प्राइस बतानी है, तो जो डेटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंज होगा। तो वो क्या होगा कि एवरेज वैल्यू पे आप काम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि एवरेज वैल्यू आपको ला के दे देगा, कि मान लो एवरेज वैल्यू 36 है। तो हमें पता है कि बेस्ट रिजल्ट क्या होता है, एवरेज ही होता है।
कि आपने क्या किया, 5 बेस्ट मॉडल यूज किए और उसका भी क्या किया, एवरेज निकाला है, तो वो भी क्या होगा, ज्यादा एक्यूरेट होगा। तो यही चीज हमारा असेंबल बोलता है। असेंबल में हमने बताया ये क्या हो गया, बैगिंग हो गया। अब बूस्टिंग में क्या होगा, कि आप क्या करते हो, सबसे वीक या फिर क्या बोलते हो, कोई एक मॉडल यूज करते हो। मैंने एक मॉडल यूज किया। अब इसमें क्या होगा, कुछ ये प्रिडिक्शंस करके देगा। तो इसने कुछ सही प्रिडिक्ट करके दिया, ये क्या दिया, सही वाला प्रिडिक्ट करके दिया है कि जो भी सही होगा वो। और इसमें क्या है कि इसने रॉन्ग प्रिडिक्शंस करके भी दिया होगा, है ना। तो जितने भी सही वाले हैं तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि सही है। अब जो रॉन्ग वाला होगा उसको क्या करेंगे, फिर अलग से दूसरे मॉडल में पुट करेंगे। फिर यहाँ से भी क्या होगा, कुछ सही निकलेगा और कुछ गलत निकलेगा। जो गलत वाले को क्या करेंगे, फिर से आगे पास कर देंगे। ये कब तक होगा, जब तक हमें बेस्ट रिजल्ट ना मिल जाए। तो इसमें क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, सीक्वेंस में देख रहे हो कि पहले मैंने क्या किया, डिसीजन ट्री यूज किया। डिसीजन ट्री में हमें 70% एक्यूरेसी मिली, और जो रॉन्ग आंसर था मैंने आगे पास कर दिया। इसमें क्या किया, एसवीएम यूज कर लिया। एसवीएम में क्या होगा कि रॉन्ग वाले में से कुछ ना कुछ तो सही देगा, तो ये कुछ सही देगा और कुछ गलत देगा। देन फिर हमने क्या किया, इसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन में पास कर दिया। अब ये भी क्या करेगा, कुछ ना सही देगा कुछ गलत देगा। तो इसके बेस पे अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो, रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, कम होते जा रही है सीक्वेंस में। क्योंकि हमारे पास क्या है कि जो करेक्ट आंसर था उसको हम अलग रखते जा रहे हैं, और जो रॉन्ग आंसर था उसको क्या कर रहे हैं, दोबारा किसी और मॉडल के थ्रू प्रिडिक्ट करवा रहे हैं। क्योंकि उसमें वो अच्छे से काम नहीं कर पाए, इसीलिए तो दूसरे मॉडल में भेज रहे हैं। या तो यहाँ पे जो हम लोग स्टैक में लगा रहे हैं, ये बाय डिफॉल्ट सेम मॉडल भी हो सकता है या अलग अलग भी। या तो हम क्या कर सकते हैं, हर टाइम डिसीजन ट्री रख सकते हैं, कि एक ही मॉडल को बार बार रख सकते हैं, ताकि क्या हो, जिससे जैसे डेटा कम होगा मॉडल अच्छे से काम कर सकता है। तो जब आप सेम टाइप का मॉडल रखते हो तो हमारा स्टैकिंग में चला जाता है। स्टैकिंग मतलब कि आप क्या करो, जैसे रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता है, मल्टीपल ट्रीज होते हैं। मल्टीपल ट्रीज मतलब मल्टीपल डिसीजन ट्री ही यूज कर रहे हो उसके अंदर। आप क्या करते हो, उस तरीके से कर सकते हो। अब ये जितने भी थे, बैगिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। बैगिंग में क्या होगा कि आप पैरेलली कई मॉडल्स का यूज करते हो, और उसमें जो भी चीजें कैलकुलेट होगी या तो एवरेज के बेस पे होगा। एवरेज कब होगा, जब रिग्रेशन सॉल्व करोगे। क्लासिफिकेशन सॉल्व करोगे तो क्या होगा, वोटिंग सिस्टम चलेगा। तो वही चीज यहाँ पे होता है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हमारे पास नहीं है बैगिंग बूस्टिंग का। आज का हो गया बस। एमसी उसमें जिस तरीके से आपका फाइनल होगा सेम उसी तरीके से होगा। प्रोजेक्ट और क्वेश्चंस दोनों होंगे उसमें। मतलब जिस तरीके से आपका फाइनल चलेगा ना, उसी तरीके से क्या होगा, आपके पास प्रैक्टिस का होगा। 20 मिनिमम। अगर आपने कुछ नहीं बोला तो 10 मिनट का। नहीं, प्रोजेक्ट का नहीं, आपने पूछा ओवरऑल। ओवरऑल आपका 20 मिनट चलता है। नहीं, वो जब तक आपको प्रोजेक्ट के बारे में नहीं पूछेंगे तब तक नहीं है। उसका क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी ना। देखो, दो क्वेश्चंस आप रट लोगे। पहला इंट्रोडक्शन, दो क्वेश्चंस रट लोगे। पहला इंट्रोडक्शन अपने बारे में, दूसरा कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया वो। ये दो क्वेश्चंस में अगर फंस रहे हो, मतलब आपने कुछ भी नहीं किया है, समझे। तो ये दो क्वेश्चंस कंप्लीट होने चाहिए। और ये क्या है, ये फिक्स है कि पूछेंगे ही पूछेंगे। कहाँ था ध्यान, क्या था क्वेश्चन, क्या बोला था बताओ, दो क्वेश्चन बताएं अभी। और वो 100% है कि वो आएंगे ही आएंगे। हम्म, मॉक में, फाइनल मॉक पे। इसीलिए बोलते हैं थोड़ा पढ़ाई में भी ध्यान रखा करो। नहीं, 2 मिनट का काफी है। 2 मिनट तो हो गया। अच्छा ठीक है तब। आपके ऊपर टाइम है तो आप कर लो जल्दी से। क्या था,
तो बैक, एक सेकंड, एक सेकंड, वो सारा चीज अभी करवाएंगे। इसमें बस असेंबल में क्या क्या टेक्निक है वो मैं दिखा रहा हूँ। पहला हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट था। दूसरा आपके पास क्या रहेगा, बूस्टिंग में रहेगा ग्रेडियंट बूस्टिंग का। ये क्या करता है, ग्रेडियंट का यूज करता है। ग्रेडियंट होता क्या था, जो इटरेट करता है कि वो ट्री का ही रहेगा, बट क्या करेगा, वो इटरेट करके बेस्ट ट्री लाएगा। ये भी ट्री लाता है, बट इसमें क्या रहता था कि मल्टीपल डिसीजन ट्री एक साथ रहेंगे। देन हमारे पास क्या रहेगा, एक्सजी बूस्ट रहेगा। ये क्या करता है, ये जो प्यूरिंग का था कॉन्सेप्ट, वो ऑटोमेटिकली यूज करता है, और एक रेगुलराइजेशन का, कि ये दो क्या करता है, अपने आप में यूज कर लेता है, कि वो प्यूरिंग भी खुद करेगा और रेगुलराइजेशन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करके देखेगा, जो बेस्ट होगा वो ला के देगा। लेकिन फिर क्या होगा कि अगर ये खुद ब खुद काम कर रहा है तो क्या होगा, कंपटीशन में ये ज्यादा लगता है कि एक्सजी बूस्ट हमारा सबसे अच्छा रिजल्ट देता है अभी। एमएल पे जो भी मॉडल यूज करोगे ना, एक्सजी बूस्ट अच्छा रिजल्ट देगा। क्यों देगा, क्योंकि हर एक कॉम्बिनेशन से ये यूज कर पा रहा है। ठीक है। अब ये चीज आपके पास यहाँ पे रहेगा, एक एडा बूस्ट होता है वो भी यूज कर सकते हो, एक कैटा बूस्ट होता है। तो ये बेसिक क्या है, बूस्टिंग एल्गोरिदम है। बूस्टिंग क्यों बोल रहे हैं इसको, कि आपने क्या किया सीक्वेंस में, कि पहले वाले मॉडल में क्या था, जितने गलत बताए उसको अलग रखा, जितने सही बताए उसको अलग रखा। तो जो गलत वाला था उसको अलग क्या किया, दूसरे मॉडल पे पास कर दिया। तो ये क्या कर रहा है, हमारा जो फाइनल मॉडल होगा उसको बूस्ट ही तो कर रहा है एक्यूरेसी पे। देखोगे तो हमने दूसरा मॉडल लाया, अब दूसरे मॉडल में जितना भी सही होगा उसको एक साथ रखेगा, और जो गलत होगा उसको एक साथ रखेगा, और उसको क्या करेगा, नेक्स्ट मॉडल पे पास कर देगा। ये कब तक करेगा, जब तक सारे आंसर सही ना आ जाए, या फिर दूसरा क्या, कि जहाँ पे बेस्ट आंसर ना आ जाए। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, हमारे मॉडल को बूस्ट तो ही कर रहा है ना। कि पहले हमारे पास क्या था, वीक मॉडल था। वीक मतलब सिंगल। इसको मैंने क्या किया, दो मॉडल यूज किए तो थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ। उसके बाद हमने क्या किया, और मॉडल्स यूज किए। तो ये क्या कर रहा है, धीरे धीरे बूस्ट कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बूस्टिंग मेथड। ये समझ में, एक बूस्टिंग होता है, एक बैगिंग होता है। बैगिंग में क्या होगा, जो पैरेलली चल रहा था, ये क्या हो गया, जो पैरेलली चलेगा उसको बैगिंग बोलते हैं। और ये क्या कर रहा है, सीक्वेंस में चलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं बूस्टिंग। तो ये बैगिंग और बूस्टिंग एल्गोरिदम देखिए। तो अगर आप देखोगे रैंडम फॉरेस्ट क्या था, बैगिंग था। अगर एक्चुअली बूस्ट देखोगे तो ये क्या है, बूस्टिंग का है। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है, बाकी इनका हाँ हाँ, मैंने एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट बना के रखा है, ये मैं अभी शेयर कर दूंगा। आप क्या कर सकते हो, एक बार गो थ्रू कर सकते हो। ऑफलाइन, ऑफलाइन होगा तो वो तो तुम्हें यहीं पे आके देना है। मैं तो साथ में ही रहूंगा ना, एक दूसरे भी टीचर को बिठा लेंगे। समझे। वो 15 में अगर मुझे लगेगा आपका बेस्ट गया है, तभी देंगे नंबर एक्स्ट्रा। कि लगेगा कि एक नंबर आपका घट रहा है, 75 में तब दे सकते हैं। अगर देखो एक या दो नंबर का रहता है बात ना, तो वो दे सकते हो। दोनों पैरेलली। कि वो सर वहां से लगाएंगे और मैं यहाँ से लगाऊंगा। उस समय मुझे नहीं पता चलता ना, वो चीज मुझे नहीं पता चलता ना वहाँ पे। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप क्या करो, अपनी तरफ से 100% दे दो, तभी पता चलेगा कि फाइनल आपका कितना कम हो रहा है। कि जितने असेसमेंट असाइनमेंट है ना, अगर आप पहले कर लेते हो तो हाँ, तो मैंने बताया था ना एग्जाम्पल पे, कि आप बोल पा रहे हो ये चीज लेके गया था, और उसने जो भी बोला, जो भी आया दिमाग में बोलता गया। कोई नहीं। बाकी क्वेश्चन था ना, तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। बताओ क्या था क्वेश्चंस। कल तो इन लोगों का एग्जाम है। हम्म, तो कोई नहीं, क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे अभी।
क्या हो गया? हम्म? कल का क्लास कितने बजे इसका सीसीए एक बार वो मैं देख लेता हूँ, उसके बाद का ही क्लास। हाँ, 1 से 3? नहीं, 1 घंटे का है। मतलब 1 से 3 के बीच में ही होगा, तो 1 बजे आ जाना है। बाकी क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं ना। चलो इधर देख लो, मैंने क्वेश्चन सेट भेजा था। चलो इधर देख लो। ये मॉक, और इसमें क्या था, कौन सा था? वो हमने अभी रखा नहीं है। ठीक है, ठीक है, मेरे कौन सा? ये नहीं दिख रही हमें क्वेश्चन। अब इसमें टू भी पता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू रिगार्डिंग एसवीएम। फॉर 2 डायमेंशनल डेटा पॉइंट्स द सेपरेटिंग हाइपरप्लेन लर्न बाय द लीनियर एसवीएम विल बी स्ट्रेट लाइन। दूसरा हमारे पास क्या है? इन थ्योरी अ गॉसियन कर्नल support vector can model complex separating hyperplane. थर्ड क्या है? Overfitting in the SVM is not a function of the number of support vectors. इसमें ए और सी एक। हम्म, मतलब उसी के बेस पे क्वेश्चन है। हाँ, मतलब किस तरीके से क्वेश्चंस वो लिख रहे हैं, वो मैंने पैटर्न एक दिया है। दूसरा हमारे पास क्या होता है? हाई प्रायोरिटी के बेस पे होता है कि हाईली इंट्रोपी मींस दैट द पार्टीशंस इन द क्लासिफिकेशंस। क्या होगा? जो अभी पढ़ा था, किस केस पे था? ये चीज हमने डिसीजन ट्री में इंट्रोपी का मतलब समझा था अभी। इंट्रोपी मतलब प्योर इम्प्योर के बेस पे बताता था। इसमें क्या होगा कि अगर हाईली इंट्रोपी है, हाई इंट्रोपी वैल्यू है, इसका मतलब क्या हो गया? हेट्रोजीनियस हो जाएगा। मतलब वो क्या, इम्प्योर है। कि जो हमने गिनी का वैल्यू देख रहे थे ना, अगर गिनी में कुछ वैल्यू था, इसका मतलब क्या है? वो इम्प्योर था। तो हमने बताया था कि जो गिनी का काम है वही इंट्रोपी का भी काम है। तो इंट्रोपी में भी क्या होगा? अगर हाई वैल्यू होगा तो चांसेस क्या होंगे? हेट्रोजीनियस का ज्यादा होगा। हेट्रोजीनियस मतलब क्या होता है? मिक्स्ड। और होमोजीनियस मतलब सिंगल टाइप का। हाँ, मतलब सिंगल टाइप का, कि एक ही क्लास का अलग होगा। तो ये होमोजीनियस, प्योर नहीं, इम्प्योर होगा ना। इसमें क्या बोला है? हाई इंट्रो। हाँ, होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया? प्योर हो गया। और इसने यहाँ पे क्या किया है? सेम चीज लिखा है, प्योर भी लिख दिया है और होमोजीनियस भी लिख दिया है। या फिर तीसरा यूजलेस। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे ये चीज है, लेकिन ये क्या है कि कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तभी याद आता है। यहाँ पे एक मशीन लर्निंग का प्रॉब्लम दिया हुआ है। इधर क्या दिया हुआ है? ये मत बोलना कि क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुआ था। A machine learning problem involves the attributes pulse a class. The attributes has 3, 2, 2 and 2 possible values each. The class has 3 possible values. How many maximum possible different example are there? हाँ। हम्म, नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये नहीं है। हाँ, कि कितने डेटा पॉइंट्स बनेंगे? 3 मिनट छोड़ छोड़। 24, हाँ 72 आया है। इसने पूछा है कितने यूनिक कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ये दिख रहा है। डिफरेंट एग्जाम्पल इसका कितना बनेगा? तो कितना बन सकता है अगर 3 पॉसिबल वैल्यूज है तो इसी का मल्टीप्लीकेशन है। ये बेसिकली क्या है ना, कैलकुलेशंस पे है।
अगर आपने ये पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी पे टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस देखा है, एक होता है एडिशन कैलकुलेशन और एक होता है मल्टीप्लिकेशन। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगा है। इधर देख लो, और क्वेश्चन था फिर बाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुपरवाइज लर्निंग, बता सकते हो? ये तो बताया था। Suppose we would like to perform a cluster on a spatial data, such as geometrical locations of houses. We wish to produce cluster of how many different size and shapes. Which of the following method is the most appropriate? Decision tree, decision-based cluster, then model-based cluster, k-mean cluster. ये तो अनसुपरवाइज वाला था। इसमें ये सिंपल क्वेश्चन है ना, इसने पूछा है कि आप क्या करते हो स्पाशियल डेटा, मतलब कि लोकेशन के बेस पे डेटा लेते हो। तो उसमें क्या रहेगा कि आपके पास लोकेशन के बेस पे डेटा रहेगा, और उसमें क्या रहेगा कि आपको क्लस्टर्स बनाने हैं कि विच प्रोड्यूस क्लस्टर ऑफ हाउ मेनी डिफरेंट साइज एंड शेप। तो साइज और शेप के बेस पे क्या बनाना है आपको, क्लस्टर बनाने हैं। और उसमें जो डेटा होगा वो साइज और शेप के बेस पे होगा। तो बेस्ट कौन सा हो सकता है? हाँ, तो अनसुपरवाइज कर दो, तो ये चीज ऑटोमेटिकली हट जाएगा, है ना। दूसरा आपका के मीन्स ये और ये तीनों में से कौन सा हो सकता है, तो आपका ये होगा डेंसिटी बेस, कि जहाँ पे जैसी डेंसिटी हो उसके बेस पे क्या होगा, साइज और शेप पे डिपेंड करता है। जैसे दिल्ली में क्या है, अगर आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखो तो जहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है वहां पे ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्राइस इंक्रीज होगा, है ना। जहाँ पे डेंसिटी कम होगा वहां पे क्या होगा, प्राइस डिक्रीज होगा। तो वही चीज यहाँ पे भी दिख रहा है कि ग्रुपिंग आप किसके बेस पे करोगे, डेंसिटी के बेस पे, क्योंकि ये क्या है, हाउस से रिलेटेड है जो रियल वर्ल्ड में चल रहा है। तो इसमें क्या है, ये तीनों का काम होता है क्लस्टर बनाना। के मीन क्लस्टर भी क्या होता है, क्लस्टर बनाता है, ये भी क्लस्टर बनाता है, ये भी क्लस्टर। अब ये जो क्लस्टर बनाता है वो डेंसिटी बेस बनाता है, कि जहाँ पे ज्यादा डेंसिटी उसके बेस पे, इस तरीके से डेंसिटी के बेस पे बनेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग आर द स्पार्शियल क्लस्टर एल्गोरिदम्स। तो यहाँ पे क्या है कि सारे क्लस्टर एल्गोरिदम्स है, तो ऑल ऑफ द अबव है। विच ऑफ द फ्लोइंग टास्क कैन बी बेस्ट सॉल्व यूजिंग क्लस्टर, कि कौन सा टास्क हम लोग क्लस्टर के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, इसमें से कौन सा बेस्ट है। हो सकता है एक से ज्यादा भी टास्क हो सकते हैं, बट इसमें से बेस्ट कौन सा है, बता सकते हो? प्रिडिक्टिंग द अमाउंट ऑफ रेनफॉल बेस्ड ऑन द वेरियस क्यूज, देन डिटेक्टिंग फ्रॉडेंट क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शंस। ये क्या हो सकता है, पैटर्न के बेस पे, कि किस तरीके का क्या कर रहा है वो ट्रांजेक्शन हो रहा है। कि अगर आप क्या करते हो कि मैंने ट्रांजेक्शन के बेस पे बताया था फ्रॉड अनफ्रॉड का, कि आप क्या करते हो कि आपका बिहेवियर क्या है कि आप अभी तक जितने भी कैश निकाले हो एटीएम से, वो क्या है कि दिल्ली बेस्ड लोकेशन से निकाले हो। अब अचानक क्या है कि आप साउथ में चले गए और वहां से कैश निकाल रहे हो, तो वो उसको क्या देखेगा, किस तरीके से ट्रीट करेगा। हाँ, क्या ट्रेनिंग अ रोबोट टू सॉल्व द मेज, ये किस टाइप का रहेगा, कि आपके पास डेटा तो नहीं था पहले से जो मेज सॉल्व करने का दे रहे हो उसके पास, तो री में चला जाएगा ये। तो ये बाय डिफॉल्ट हमारा क्या है कि फ्रॉडेंट डिटेक्ट कैसे होता है, तो वो पैटर्न के बेस पे होगा। और वो पैटर्न कैसा हो सकता है, तो प्राइस भी मतलब अमाउंट भी हो सकता है, लोकेशन भी हो सकता है, या फिर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन भी हो सकता है। 13 में क्या है, आफ्टर अप्लाइंग a regularization penalty in linear regressions you find the sum of the coefficient of w are zero out, which of the following penalties might be used, बताओ। हाँ, यही तो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। अल्फा मतलब आप जो वैल्यू रिड्यूस करना चाहते हो वो अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। हाँ, कि सी को जितना आप इंक्रीज करोगे अल्फा क्या होगा, डिक्रीज होगा। और सी जितना आप क्या करोगे, डिक्रीज करोगे, अल्फा उतना इंक्रीज होगा। तो ये जीरो अगर आप डब्लू कर रहे हो इसका मतलब क्या हो गया, फीचर सिलेक्शन। और फीचर सिलेक्शन किस में होता था, L1 में होता था। और L1 को क्या बोलते हैं, लेसो बोलते हैं। ये ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, L1 नॉर्म्स यूज कर सकते हो। और क्या था, विच ऑफ द फ्लोइंग क्लस्टर एल्गोरिदम इन मशीन लर्निंग। तो क्लस्टर, क्लस्टर का इन्होंने दिया है एक्सपेंशन मैक्सिमाइजेशन। कार्ड का हमने अभी डिसीजन ट्री में देखा था। क्वेश्चन नहीं बायस आपको पता है। और ए प्रायर क्या है, इसी का पार्ट होता है, नहीं का पार्ट होता है। प्रायर, प्रायर बताया था, और प्री प्रायर बताया था, और पोस्ट प्रायर बताया था बायस में, अगर देखा होगा तो। बायस थ्योरम में हमने बताया था ना, एक क्या होता है, प्री प्रायर होता है और एक पोस्ट प्रायर होता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है।
तो आप नहीं समझोगे तो ये क्या है, सुपरवाइज है, ये भी सुपरवाइज हो गया। और कार्ड भी क्या था, डिसीजन ट्री का पार्ट था। और ये हमारा क्या है, ये एक अलग बच जाता है। तो आप इस तरीके से भी टिक कर सकते हैं। दोन इसके बाद क्या था, कौन सा, ये जस्ट फिनिश ट्रेनिंग अ डिसीजन ट्री फॉर अ स्पैम क्लासिफिकेशन, कि वो स्पैम है या नहीं है, आप क्या कर रहे हो, डिसीजन ट्री का यूज करके बना रहे हो। एंड इट गेटिंग अ एब नॉर्मली बैड परफॉर्मेंस, अगर वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे रहा ऑन द बोथ ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, व्हाट कुड बी काउज ऑफ द प्रॉब्लम। तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि ना ही ट्रेनिंग में वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ना ही टेस्टिंग में। यू नीड टू इंक्रीज द लर्निंग रेट, तो इसमें लर्निंग रेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, है ना, तो ये नहीं कर सकते। यू आर ओवर फिटिंग, ओवर फिटिंग हो ही नहीं सकता। अगर ओवर फिटिंग रहता तो क्या दिखता आपको, ट्रेनिंग में आपको एक्यूरेसी दिखती है एटलीस्ट। नन ऑफ द एबव आपका ये हो सकता था। योर डिसीजन ट्रीज आर टू सैलो, सैलो का मतलब क्या हो गया, फॉल्स, कि ज्यादातर वो फॉल्स डिसीजन ले पा रहा है। तो वो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका जो डिसीजन ट्री है ज्यादातर क्या है, फॉल्स पे काम कर रहा है। तो ये आप बोल सकते हो अंडर फिटिंग। Which of the following can only be used when training data are linearly separated? कि अगर आपके पास क्या है कि जो डेटा ट्रेनिंग में डाल रहे हो वो लीनियरली सेपरेट हो पा रहा है, तो कौन सा यूज कर लेंगे हम लोग। अभी हार्ड मार्जिन और सॉफ्ट मार्जिन के बेस पे हमने बताया था, याद है। हार्ड मार्जिन क्या था, कि ईच एंड एवरी डेटा पॉइंट्स क्या होंगे, क्लासीफाई हो जाएंगे। और सॉफ्ट मार्जिन में क्या होगा, कि थोड़ा सा मिस क्लासिफिकेशन चलेगा। कि एक दो डेटा पॉइंट्स इधर उधर जाते हैं, मिक्स होते हैं, तो काम बन जाएगा। हाँ, क्योंकि अगर आप एक लाइन से चीजें सेपरेट कर पा रहे हो अच्छे से, हमारा ट्रेनिंग डेटा क्या है, अच्छे से एक लाइन को अच्छे से सेपरेट कर पा रहा है, तो अब क्या होगा, वो तो हार्ड में ही होगा कि वो क्या कर रहा है, दोनों को अलग से सेपरेट कर पा रहा है। इसीलिए उन्होंने दिया है यहाँ। सॉफ्ट मार्जिन में क्या था कि मिक्स होता थोड़ा सा, और इसने डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखा है, कि वो लीनियरली सेपरेट हो सकता है। कि जो आप ट्रेनिंग के लिए डेटा यूज कर रहे हो ना, वो क्या है, लीनियरली सेपरेटेड है ना। अगर वो लीनियरली सेपरेटेबल हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, लीनियर मॉडल आप यूज कर पा रहे हो, तो वो हार्ड में ही दिखेगा। और क्या था, के मीन्स एल्गोरिदम अनसुपरवाइज का होता है। ये क्या करता है, क्लस्टर बनाता है। और इसमें आप क्या करते हो, जिस तरीके से के एन एन में क्या डिफाइन करते थे, के वैल्यू डिफाइन करते थे, इसमें हम क्या डिफाइन करते हैं, के की वैल्यू डिफाइन करते हैं। के मीन्स मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाना चाहते हो आप, एक दो, डेटा के बेस पे तीन चार, तो हमारा होता है के। हाँ, रट लोगे, मतलब ओवरफिट हो जाओगे मतलब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। Polynomial relation, which one of these structural assumptions most affects the trade-off between underfitting and overfitting। इसका मतलब क्या है, कि which of the following structural assumptions most affect the trade-off। ट्रेड ऑफ क्या था, अंडरफिटिंग ओवरफिटिंग का, बायस वेरिएंस का ट्रेड ऑफ बनाया था, अगर याद होगा तो। कि अगर आप क्या करते हो, ये मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी है और ये हमारा एरर है। अब इसके बेस में क्या होगा, कि आप ट्रेनिंग करते हो, तो ट्रेनिंग में क्या होगा, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज करते जाओगे तो क्या होगा, एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। लेकिन एक टाइम के बाद क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा एरर, है ना। तो ये हमारा क्या था, बायस। दूसरा हमारे पास क्या था, वेरिएंस। वेरिएंस क्या था, टेस्टिंग। जब भी आप टेस्टिंग पे डेटा डालोगे तो जैसे जैसे आपके पास क्या होगा, कि मॉडल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। हमारे पास ये इधर से था, कि जैसे जैसे ये एरर कम होगा तो टेस्टिंग में एरर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि वो ओवरफिट होते जा रहा है। तो अगर वो ओवरफिट होते जा रहा है तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, है ना। तो ये हमारा बेस्ट मॉडल कहाँ पे मिलता था, तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ये दिख रहा है, कि यहाँ पे जो बेस्ट बनेगा कॉम्बिनेशन, वही हमारे क्या होता था, बेस्ट मॉडल, जिसको जनरलाइज बोलते थे। अब इसमें ये क्या बोल रहा है, कि अगर आप पॉलिनोमियल रिलेशंस यूज कर रहे हो तो कौन सा एजम्पन्स मोस्ट अफेक्ट करेगा ट्रेड ऑफ को, अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग में। पॉलिनोमियल डिग्री, whether we learn the weights by the matrix inverse of the gradient descent, the assumptions variance of the Gaussian noise। ये ज्यादा टेक्निकल, क्योंकि हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, पॉलिनोमियल रिग्रेशन यूज कर रहे हैं। उसके बाद कौन सा था,
एटलीस्ट ना एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लोगे ना क्वेश्चन आंसर पे, तो आपका काम बन जाएगा।